तो डिमांड जो आई थिंक बिलगामी साहब ने भी कवर किया था, मैंने भी शुरू में किया था। इसको अगेन हम ओवरव्यू कर लेंगे कि जब आपके साथ सिचुएशन में जो है, जो आपका क्राइसिस नेगोशिएशन कर रहे हैं, जो डिमांड्स होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आपको जो है ओपन माइंडेडनेस रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी इन डीलिंग विद डिमांड्स। देखिए, कभी आउटलैंडिश डिमांड भी कोई मांगे तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको शट डाउन करें। उसकी बात सुने, आपको बस सुन के नोट डाउन करना है, उसके ऊपर जजमेंट नहीं करनी। बाद में फिर आपको बताना है कि किस तरीके से मैं इसको टैकल करना है क्या नहीं। अभी आगे जाएंगे तो थोड़ा सा डिस्कशन उसमें आएगा कि किस तरीके से टैकल करना है। लेकिन आइडिया ये है कि इमीडिएटली जब वो बात करे ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप ये करें, तो उसको कहने दें। उसको कहने दें, निकालने दें अपनी भड़ास, निकालने दें अपना जो मौक़िफ़ है, ताकि वो आप सही तरीके से उसको समझ लें। उसको निकालने से ना, आपको जितना एक इंसान कह रहा होता है, कुछ निकल रहा होता है उससे, तो आपको अंदाजा होता है उसके अंदर क्या है। तो जब तक वो सारी चीजें बयान नहीं करेगा तो आपको अंदाजा नहीं होगा आप किसके साथ डील कर रहे हैं, उसका जहन किस तरह से है। तो उसको कहने दें, अच्छा आप मुझे बताएं क्या, ठीक है मैंने नोट किया हुआ, आगे आप बताएं। तो इस तरीके से जो है वो सारे, फिर आपको उसका जहन भी समझ में आता है। अच्छा, उनको जो है ऑफर करने दें। उन्होंने कहा भाई आप स्टार्ट करें, आप क्या चाहते हैं हमसे। मतलब आपको फीलिंग ये देनी है कि भाई हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। आइडिया ये है लिसनिंग। जहाँ हम लिसन नहीं करते और उसके ऊपर हम अपनी जजमेंट डालते हैं और हमारा अपना मौक़िफ़ शुरू से वो करते हैं कि भाई तुम्हें तो ये नहीं मिलेगा, तुम्हें तो वो नहीं मिलेगा, इसमें ही ऑलरेडी वो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर आपसे बात करने भी कुछ नहीं करेगा, और जो है मामला तो है ज़्यादा तरफ संगीन हो सकता है। अवॉइड सेइंग नो। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपको एक सियासी पना थोड़ा-सा दिखाना होता है। नो का माने ये है, किसी को जो आप मना करते हैं ना, तो ऑलरेडी उसके अंदर एक वो नफ़रत और एक वो एंगर हो जाता है कि यार इसने मुझे मना किया। तो नो का इस्तेमाल करना, नहीं का इस्तेमाल करना, जो भी चीज़ अगर वो माँगे, वो नहीं है। एक तरीके से आप नहीं कह सकते, वो अभी आपको बताएँगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन नो, ये नहीं हो सकता कि इस तरीके से कहना है, ये सही नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाह रहे उसके अंदर कोई एक वो पैदा हो, कुछ चीज़ आपके खिलाफ, कि भई ये है। उसको एक आसरा देना चाहिए कि भई दे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं देखता हूँ, मैं अपने सुपीरियर से बात करता हूँ, ठीक है मैंने नोट किया हुआ है। इस हिसाब से आप अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और रिपीट करना चाहिए सब्जेक्ट्स डिमांड, बट सॉफ़्टन और रिफ्रेम देम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इंसान आपसे कहे कि भाई मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। उन्होंने कहा देखिए मैं आपके लिए ये तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता हूँ। क्या इस तरीके से आप कह सकते हैं, देखिए आपने ये चाहा है तो चलो, आपने मैंने नोट किया कि आपको एक रास्ता चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। अब वो कह सकते हैं मुझे ये चाहिए, आपने कहा ठीक है आप एक रास्ता चाह रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। मतलब आप अलग अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि थोड़ा-सा उसका जो डिमांड कर रहा है ना, वो खुद जब आप सुनेगा आपकी जो रिपीट, तो वो शायद मान भी ले। और आपने जो कहा होगा वो थोड़ा-सा एक सॉफ्टर होगा, लोअर डिमांड होगा, जिसके अंदर जो है वो मान सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए यहाँ से ना, अब गाड़ी के मुख्तलिफ माने भी हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं ठीक है आपको कोई एक सवारी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, एक मोटर बाइक भी हो सकता है किस तरीके से। तो उसमें वो कहता है हाँ, हाँ ठीक है, मोटर बाइक भी ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने गाड़ी से लेके मोटर बाइक पे आ गए। आपने बस क्या कहा, आपने बस रिपीट किया कि भई आपने ये कहा था, आपको सवारी चाहिए तो आपको मोटर बाइक कुछ इस तरह से चाहिए रास्ते, मतलब जाने के लिए यहाँ से। तो इसका मतलब ये है, अगर वो मान ले, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं बाद में कि भई मैंने तो आपको पढ़ के सुनाया भी था और आपने ओके किया इसको। तो ओरिजिनली क्या चीज़ उसने माँगी थी और उसी गुफ्तगू में वही चीज़ कम हो गई। थोड़ी-सी मतलब ज़्यादा मुनासिब है उसमें आपके रिफ्रेम करने से। रिफ्रेमिंग की टेक्निक्स बहुत अहम है, पार्टिकुलरली जब आप नेगोशिएट करते हैं, ताकि एक थोड़ा-सा एक आपके फ़ेवर में भी एक पर्सपेक्टिव आए। अच्छा, जो भी चीज़ आपका रिस्पॉन्स है, आपको इतना पता होना चाहिए कि भई आप लेन-देन है इधर। आप अगर मुझे कुछ देंगे तो फिर मैं आपको कुछ कर सकता हूँ। और ना जो है, जब वो उसका कुछ ज़्यादा ही देने के लिए तैयार जैसे होते हैं ना, आप फ़िक्र ना करें, हम तो आपके लिए ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये 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 कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वो कहता है अच्छा तो फिर ये भी हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है। अब आपने उसको जो है बढ़ा दिया, उसके ज़हन बढ़ा दिया कि भई ये भी हो सकता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और ये बात भी है कि आप आस्क मत करें उनके डिमांड्स, वो खुद कहेंगे, ठीक है? मतलब वो होता है ना कि भई उसके अंदर या ऑफ कोर्स ये कोई ग्राउंड रूल इस तरह तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जब आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक होता है कि वो लंबा चल रहा है मामला और उसने जो है डिमांड अभी तक माँगे भी नहीं है। तो इवेंचुअली उस नोयत तक अगर सिचुएशन आए, तो फिर आखिर में आपको कहना होगा देखें आप क्या चाह क्या रहे हैं इससे। तो उसमें क्या होता है कि वो डिमांड्स फिर उस वक़्त शेयर करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो है शुरू में जाके डिमांड्स करना, ये इसकी वजह ये क्यों है मैं आपको बता दूँ।
क्योंकि अगर आप शुरू से ही ये कहे कि भाई आपकी डिमांड क्या है, तो उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं अच्छा, तो हम हमें देने के लिए तैयार भी हैं कुछ। शायद उनके जहन में ये है कि हमें कुछ नहीं मिलना है इससे। उनको ऑलरेडी जो है अपने आप को उन्होंने कमज़ोर पोज़ीशन में डाला हुआ है कि हमें शायद कुछ ना मिले। जब आप इनसे पूछते हैं ना कि आप क्या चाहते हैं? पहले ही स्टार्ट में ही अगर इस तरह करें, तो इसमें क्या होता है कि वो कहता है अच्छा, तो फिर हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार भी हैं अभी। अभी तो 1 घंटा ही नहीं हुआ ऑलरेडी पूछ रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो इसके अंदर जो है थोड़ा-सा आपको बैलेंस करके रखना होगा। ऑब्वियसली जब अगर लंबा चल रहा है और अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, भई हमारा ये है, हम ये हैं, मेरे साथ ये हुआ, एक्स, वाई, ज़ेड, ब्ला, ब्ला, पूरी एक कहानी जो कभी होती है हॉस्टेज टेकर्स के साथ इस सिनेरियो में। तो इसमें आखिर में आपको जो है इवेंचुअली ये पूछना होगा कि भाई ठीक है, सब कुछ अपनी जगह, अब यहाँ से हम कहाँ जाएँ? मतलब इस तरीके से कोई सिस्टम अल्फाज, तो शायद वो खुद अपनी डिमांड जो है फिर आपसे दरख्वास्त करेगा। अच्छा, जो पुराने डिमांड अगर कभी नेगोशिएशन के अंदर काफ़ी दफ़ा होगा, हॉस्टेज नेगोशिएशन, एक तो हॉस्टेज रिलीज़ हुआ, ये हुआ, फलानी चीज़ हुई, शुरू में कुछ डिमांड लिस्ट होगी, अब नई डिमांड लिस्ट के मुताबिक शायद उन्होंने कुछ चीज़ें निकाल दी। अब ये आपका आपका काम नहीं है कि आपने तो पहले ये कहा था, ये नहीं चाहिए आपको अब। ऑब्वियसली अगर नहीं माँग रहे हैं अब, तो आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो अनलेस वो चीज़ आपके एडवांटेज में जाए, तो वो चीज़ फिर आप मेंशन करें, अरे आपने पहले तो कहा था ना कि आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत भी है, और उसका क्या हुआ? तो उसके अंदर आपको पता है कि डॉक्टर अगर मैं भेजूँगा, डॉक्टर के साथ मैं कुछ चीज़ें भी साथ भेज सकता हूँ ताकि अंदर हॉस्टेजेस की हेल्प भी कर सके, कोई रेडियो हो सकता है, कोई कोई भी चीज़ हो सकती है, जिसके अंदर आपकी सिचुएशन को एडवांटेज मिले। वो हॉस्टेज सिचुएशन हो, जो भी हो। तो इसका मतलब है फिर आप पुराने जो इसका डिमांड है, उसको ज़रा घुमा-फिरा के वापस टेबल पे लाएँ ताकि आपको एडवांटेज हो वापस। लेकिन अगर एडवांटेज नहीं है, तो वो चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो गुज़र गई, गुज़र गई। बी प्रिपेयर्ड सजेस्टिंग अल्टरनेटिव्स, ये जैसे अगेन मैंने कहा रिफ्रेमिंग के अंदर जो आता है, रिफ्रेमिंग के अंदर अल्टरनेटिव्स भी आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई आपने कहा सवारी के सवाल है ना, तो आप सवारी चाहते हैं यहाँ से, तो सवारी जो है बहुत ओपन अल्फाज है। सवारी मोटर बाइक भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से जो है वो अल्टरनेटिव्स जो है आप कह सकते हैं यार देखें, अगर वो नहीं मानता इस तरह से, फॉर एग्जांपल रिफ्रेमिंग क्या, उससे कहते हैं यार मुझे गाड़ी चाहिए, हम जो है 2 बंदे यहाँ से जाएँगे। तो वो फिर आप क्या वापस कहते हैं ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको सवारी चाहिए, तो सवारी के अंदर अगर मोटर बाइक भी हो तो वो भी कर लेंगे वो। फिर वो कहता है नहीं, 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 मैंने गाड़ी का कहा है, गाड़ी का कहा है। तो आप कैसे कि देखिए गाड़ी तो है, बड़ा मुश्किल लंबा होगा ये वो, लेकिन मोटर बाइक मुझे पता है वो जल्दी से हम ला सकते हैं। तो शायद वो कहे चलो अब जल्दी में जो है वो कह रहे चलो जल्दीबाज़ी में वो कहता है ठीक है मोटर बाइक दे रहे हैं। तो उसमें शायद वो मान भी लें। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये शेयर कर रहा हूँ ताकि समझ में आए कि आपके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। अल्टरनेटिव्स भी आप पेश कर सकते हैं और आपको सोचना पड़ेगा और आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। और अल्टरनेटिव्स का एक चीज़ मैं अगर ट्रिक आपको बता दूँ क्या है? देखें, जो मकसद है, जो आपका क्रिमिनल एलिमेंट आपसे चीज़ माँग रहा है, उसका मकसद क्या है वो चीज़ माँगना? वो चीज़ आपको समझनी है। कि ये चीज़ में ये क्यों माँग रहा है ये? ये इसलिए माँग रहा है क्योंकि इसको ये मुकम्मल करना है कि ये अकॉम्प्लिश करना है। तो इस हिसाब से फिर मैं जो हूँ शायद अगर ये ऑफ़र करूँ तो ये इसका मकसद भी पूरा होगा और मेरा एडवांटेज भी इसमें आएगा। तो इसलिए ये बेस्ट अल्टरनेटिव्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं ठीक है आपको ये ज़रूरत है, तो मेडिकल सप्लाइज़ की है वो तो मैं डॉक्टर भी भेज सकता हूँ। डॉक्टर जो है वो देख भी सकता है, ये कर सकता है। आप मेडिकल सप्लाइज़ के साथ अकेले तो क्या है, वो देख लेगा कोई इंजर्ड है, कोई इस तरीके से है, आपके बंदे को भी देख लेगा, हॉस्टेजेस को भी देख लेगा। अब उस चीज़ में आपकी एडवांटेज है। मेडिकल सप्लाइज़ खाली हाथ ऐसे ही भेजना, वो खुद देख लें अपने आप को। डॉक्टर के साथ तो थोड़ा-सा आपका खेल भी सकते हैं। उसके अंदर आप जो है उसके साथ जो है कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस भी ले जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आपका ज़हन जो है अल्टरनेटिव्स में अगर चल रहा तो आप उसकी चीज़ें भी मुकम्मल मकसद वो पूरे हो रहे होते हैं और आपका भी एक एडवांटेज मिल जाता है उसके अंदर। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है अल्टरनेटिव्स के बारे में। मेक द सब्जेक्ट वर्क फॉर एवरीथिंग ही रिसीव्स इन बार्गेनिंग इन इंटरैक्शन। देखिए, आपको बताना है कि मैं हूँ, सुनने के लिए हूँ, यहाँ मौजूद हूँ और कोशिश करूँगा आपका जो भी करने का, लेकिन आपको भी मुझे कुछ देना होगा। मैं इस तरह से अकेले तो नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपके साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, ये लेन-देन का है। तो आपको ये रियलाइज़ करना होगा उसको कि देखिए, मैं आपके लिए कोशिश तो करूँगा, लेकिन आप भी मेरे लिए कुछ करें। और उसके अंदर फिर आपके कमांड से जो है वो कुछ मिला होगा, भई हमें ये चाहिए, जिससे ये चीज़ निकालनी है और इस तरह से करना है, तो ज़रा इसको ये करना है। एंड डू नॉट डिसमिस एनी डिमांड एज़ ट्रिवियल। अगेन मैंने कहा जजमेंट नहीं करना है। आपने बातें सुननी है, नोट डाउन करना है कि क्या-क्या डिमांड कर रहा है। फ़ुज़ूल बातें भी हो सकती हैं, वही आपको जजमेंट नहीं करना है। उससे कहते हैं यार मुझे 10 मैकडॉनल्ड्स के बर्गर चाहिए। आप कह रहे हैं यार ये क्या अजीब चीज़ है।
आप नोट डाउन करें, ठीक है, नोट डाउन करें, और उसमें एक अपना जो है एडवांटेज भी हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा किस चीज़ों पे आप ज़्यादा दे भी सकते हैं और किस चीज़ों पे आपको बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऑल एग्रीमेंट्स, जैसे मैंने कहा, ऑन सीन कमांडर जो है मस्ट बी ऑन बोर्ड बाय बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर ये होता है कि अच्छा ही चीज़ें नोट करके बात करके फिर आप आएंगे अपनी टीम से डिस्कस करेंगे, आपके जो कमांडिंग ऑफिसर है वो बताएंगे कि भाई ये करने कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद आके आप फिर जवाब भी दे सकते हो उस हिसाब से। तो विल टॉक अबाउट सम ऑफ दीस थिंग्स। अच्छा, डेडलाइंस भी, ये चीज़ जो है, दो दफ़ा ये सवाल आया, मैंने सुना था कल के सेशन में भी और उससे पहले सेशन में भी। निदा ने भी सवाल उठाया था, उससे पहले भी एक सेशन में, क्या वो कहे भाई आप अगर, आपको बस मुझे चाहिए, ये 2 घंटे में चाहिए मुझे, ये बस आप लेके आपको चाहिए। अच्छा, आपको टैक्टिक्स डेडलाइन को टैकल करने के लिए आपको अटेम्प्ट करना है कि सब्जेक्ट जो है कि डेडलाइंस आप मत सेट करें। डेडलाइन सेट करेंगे हम मीट नहीं कर पाएंगे और फिर मसला होगा, ये वो होगा। हम उसके अंदर कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपका होगा, लेकिन आप कौन सी गारंटी कर सकते हैं ये चीज़, वो चीज़ जो मांग रहे हैं वो उसी वक्त आए, और फिर वो आपके नेगेटिव में जाएगा। अच्छा, आपका आपका ये होता है कि आज डेडलाइन उसने दी हुई है ना, तो उसके अंदर आप कांटेक्ट करें प्रायर। आपको जो है कि भाई आप कह सकते हैं यार थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसके अंदर, ये वो मैंने वो किया हुआ है, बस रास्ते में एक्स वाई जेड, हमें और टाइम चाहिए इसके लिए, क्योंकि शायद आपकी टीम कहती है थोड़ा सा और टाइम निकालें, को हम कुछ रिसोर्सेज आगे पीछे कर रहे हैं ताकि इस चीज़ को ज़्यादा काबू करें, कंट्रोल करें। हमारे जो है बैक एंड में कुछ रिसर्च चल रही है, तहकीक कर रही है कि बंदा है कौन, क्या है, एक्स वाई जेड। तो इसके अंदर डेडलाइन से पहले अगर डेडलाइन है, कॉल कर लें, कांटेक्ट कर लें, ठीक है। और अभी कम्युनिकेशन पे जब आएंगे तो एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन के ऊपर डिस्कशन होगा कि किस तरीके से करना चाहिए। तो डेडलाइन से पहले लाजमी है आप खुद अटेम्प्ट करें रीच आउट करने के लिए, और आपका अगेन वही बात है कि बातचीत करते हुए डेडलाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें। वो कहते हैं कि अगर 2 घंटे में मुझे नहीं मिला तो मैं एक बंदे को उड़ा दूंगा। अब उसके अंदर आपको ये है कि डेडलाइन से पहले आप थोड़ा सा इंकरेज करें कि हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन, असल में आप क्या चाह रहे हैं कि उसका जो एकदम से वो अकड़ा हुआ है एक चीज़ पे, उसको थोड़ा सा आपको ब्रेक करना है, सॉफ्टन करना है। और ये एक तरीक़ेकार होता है कि इवन दो आपके पास वो चीज़ है डेडलाइन पे देने के लिए मौजूद है, लेकिन उससे पहले जो है आप टॉक करें उससे कि भाई मुझे थोड़ा सा और टाइम देंगे, वो बस हो गया, ये भी है। अगर वो चीज़ की जो है तस्वीर भी आप भेज सकते हैं, देखिए हमने ये इंतज़ाम किया है लेकिन टाइम लग रहा है इसको यहाँ आने के लिए, ताकि उसको भी तसल्ली हो, चलो ठीक है इन लोगों ने किया, थोड़ा सा टाइम चाह रहे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है, उसका जो अकड़ा हुआ जहाँ होता है ना, तो फिर वो उसमें थोड़ा सा टूट जाता है, वो कहता है चलो ठीक है 3 और घंटे ले लो। आप समझ रहे हैं? तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने उसकी जो फिक्स्ड प्रिंसिपल पोजीशन है वो तोड़ दी है। अब अगर आप एक दफ़ा तोड़ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि बाद में भी आप इस चीज़ को तोड़ सकते हैं। मतलब बाद में कोई सिनेरियो हो सकता है, आप कहते हैं देखो आपने मुझे 3 घंटे दिए, मैंने आपको डिलीवर नहीं किया वो चीज़। वो कहता है हाँ, बात तो सही है। तो अब उस मौके पे आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसके अंदर थोड़ी-सी कमज़ोरी दिखा दी कि भई इसने आपको ज़्यादा टाइम दिया वो चीज़ करने के लिए। तो ये ज़रा आपके एडवांटेज में फ्यूचर में आ सकता है, और उसका जो अकड़ा हुआ जो पोज़ीशन है वो टूटता है, और फिर इवेंचुअली वो खुद सोचे चलो ख़ैर थोड़ा-सा और कर सकते हैं। थोड़ा-सा और कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा-थोड़ा करके ना फिर ये चीज़ जो है सरेंडर की तरफ आ सकता है। अगेन आप अवॉइड करें रेफरिंग टू सब्जेक्ट्स डेडलाइन। अगर लंबा डेडलाइन है तो उसके ऊपर आपको कोई वापस याद दिलाने की कोई वो नहीं है। बस ये है कि डेडलाइन से पहले वो है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें जो है डेडलाइन थोड़ा-सा वो करने का है, ये वो एक्स वाई ज़ेड, उन उस सूरत-हाल में आपको डेडलाइन मेंशन चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात, डेडलाइन अपने लिए कभी सेट नहीं करना है। अगर वो खुद कोई डेडलाइन नहीं देता तो आपको अपने लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना बताने की ज़रूरत है। ये तो आप ना अपना सिचुएशन जो है स्टेट और रियासत का, पुलिस का जो है आप मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि आप खुद डेडलाइन क्यों सेट कर रहे हैं? नहीं बस आपको मैं 2 घंटे में पहुँचा दूँगा। भाई उसने माँगा ही नहीं 2 घंटे में। तो देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू सेट डेडलाइन्स फॉर योरसेल्फ। It makes it tough on you, it makes it tough on the riyasat, and it makes it tough on your police team and structure. Use the excuse of crisis and chaos. अच्छा, ये भी है कि भाई आप भी कहें कि भाई क्राइसिस है, आप समझे पूरा chaotic सिचुएशन है, ऊपर कमांड से ये चीज़ है, वो कोई समझते हैं। अच्छा, ब्लेम द ब्रास एंड रेड टेप, इसका मतलब है कि आपके जो हायर अप्स है इसको आप ब्लेम कर रहे हैं फॉर डिलेज, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ ये होगी। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर, आपको रखना है कि मैंने आपकी पूरी बात पहुँचाई है, बीच में कहीं गड़बड़ हुआ है उनकी तरफ से। और आपका ये है कि ये जो डेडलाइन्स भी जो कहते हैं ना, और आपको इन्फॉर्म करना होता है कमांड को अगर इसने कुछ डेडलाइन दी है। डेडलाइन अपने हद तक नहीं रखना है, ऑब्वियसली आपको
लॉग करके शेयर करना होता है ताकि आपके कमांड स्ट्रक्चर उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी अपनाए सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो एक्सक्यूज़, क्राइसिस, केओस, जनरल एक्सक्यूज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा ये है कि आप हायर कमांड स्ट्रक्चर के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि देखें मैंने तो आपकी तरफ से बहुत कोशिश की है सारी चीज़ें जो आपने कहा है, लेकिन ऊपर से इस तरह से उन्होंने इतना ही करने की वो तो इसमें क्या होता है कि बंदा आपको तो ट्रस्ट करता है, वो कहते हैं छोड़ो ये तो वैसी पुलिस है ऐसी और रियासत है ऐसी, वो क्या करेगा मेरे लिए। लेकिन शुक्रिया आपका कि आपने जो है बड़ा इस तरीके से जो है मेरी अच्छी बात तक पहुँचाई। तो इसमें उसमें क्या होता है कि आप अच्छे पोज़ीशन में रहते हैं, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन लिंक है वो लाज़मी चले। आप कभी नहीं चाहते कम्युनिकेशन किसी तरीके से नाराज़गी के ऊपर कुछ इस तरीके से डिसट्रस्ट के ऊपर बंद हो जाए। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप ओपन। अच्छा, नेगोशिएटर्स रिलेशनशिप विद हॉस्टेज एंड विक्टिम्स। आपको अगेन अवॉइड करना है द परसीव्ड वैल्यू ऑफ हॉस्टेजेस विक्टिम्स बाय टॉकिंग टू मच अबाउट देम। अगर आप हर वक़्त कहते हैं, यार हॉस्टेजेस को छोड़ दो, यार आपको पता है वहाँ पे कोई साहब हैं XYZ उनके ये हैं, प्राइम मिनिस्टर की बेटी है वहाँ पे XYZ उसको क आपको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ नहीं करनी, सबको पता है क्या है, उसकी क्या हॉस्टेज की क्या वैल्यू है, हर इंसान का वो है, अगर कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है उसका भी सबको पता है कि क्यों है। अब वो ज़्यादा आप मेंशन करेंगे तो उसको पता है, अच्छा कुछ ज़्यादा ही आपको इनकी फ़िक्र है तो चलो अब मैंने डबल कर दिया, इनका जो रकम जो मैं मँगवा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है आप उसको जो भी आपका क्रिमिनल एलिमेंट है, वो ज़्यादा वो उसके अंदर एंगेज हो जाता है कि चलें ये तो ज़्यादा ही इसके पीछे पड़े हुए हैं, चलो उसको तो फिर मैं पता चल रहा है इनको बहुत ज़रूरत है इनकी, तो फिर मैं इसके ज़्यादा पैसे, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा लंबा खींचूँ, कुछ करूँ। तो इसमें इसमें आप अपनी पोज़ीशन कमज़ोर करते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, ऑब्वियसली हॉस्टेजेस विक्टिम्स को आपको रिलीज़ कराना है, नंबर 1 प्रायोरिटी तो ह्यूमन लाइफ़ की है। प्रॉपर्टी डैमेज तो सेकेंडरी आता है, लेकिन इंसानों को बचाने के लिए आपका प्रायोरिटी है। तो ज़्यादातर उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, वो उनको पता होगा कि ज़्यादा आप फ़ोकस्ड हैं और केयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको भी पता है केयर करते हैं, लेकिन अगर आप बात करें उसके बारे में तो वो फिर ज़्यादा फ़ोकस में आ जाता है। तो अवॉइड टॉकिंग टू मच अबाउट हॉस्टेजेस। ओकेजनली ब्रिंग अप कर सकते हैं कि भाई मुझे आप बस बताएँ कि हॉस्टेज सब खैर है, मतलब कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं है खैर तो आगे चलें। मतलब इस लिहाज से आप मेंशन कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हॉस्टेजेस और विक्टिम्स के ऊपर बात करना नामुनासिब वाली बात है क्योंकि उनके ज़हन में ये बात आ सकती है कि भई ये कुछ ज़्यादा ही चाह रहे हैं इनके लिए और फिर आपके लिए थोड़े-से डिमांड्स और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, कीप इन माइंड कि जब आप टॉक कर रहे हो हॉस्टेजेस एंड विक्टिम्स के साथ, यू हैव टू बी वेरी ऑफ एनी इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड बाय हॉस्टेजेस, ठीक है? ये आपको भी पता है कि हॉस्टेजेस कभी-कभी जो है हीरोज़ भी होते हैं। और हीरोइन्स भी होती हैं उसके अंदर। और वो भी कोशिश में कर रहे होते हैं अंदर की तरफ कि हम किसी तरीके से राब्ता करें पुलिस के साथ, हेल्प करें सिचुएशन में और दे विल पुट देयर लाइफ ऑन द लाइन टू हेल्प अदर्स हू आर इन हॉस्टेजेस एज़ वेल। और ऑब्वियसली माशाल्लाह वी हैव पीपल लाइक दैट, कॉन्शियस पीपल लाइक दैट कि दूसरों का ख़्याल करते हुए अपनी जान भी थोड़ा-सा खतरे में डालते हुए वो करते हैं ये चीज़ें। लेकिन ये बात ये है कि शायद आपको कुछ इल्म मिल रहा हो, किसी ने फ़ोन कहीं छुपा के आपसे राब्ता किया हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो आपको ये अब चीज़ें जो है बज़ाहिर नहीं करना है। मतलब ज़ाहिर नहीं करना है उनके सामने कि इट इज़ कि मुझे पता है इस तरीके से। आपको भी बहुत केयरफुल होना है, बहुत केयरफुल होना है इस चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्टेजेस कुछ कह रहे होते हैं कि सर आपको पता है इन्होंने जो है यहाँ से टनलिंग की हुई है, ये वो किया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जब बात की क्रिमिनल एलिमेंट से, तो आपको तो पता है टनल से जो है वहाँ से वो बना रहे हैं और वहाँ से वो एस्केप करेंगे और जो है कुछ चीज़ें जो है आपको डिटेल पता है। तो आप कहते हैं कि कुछ इस तरीके से ना, तो आप तो वैसे ही अपने माल जो है वहाँ से निकालना चाह रहे हैं ना। अगर आपने इस किस्म की स्टेटमेंट की तो वो कहेंगे, आपको क्या पता हम का माल निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकालना है। आप समझ रहे हैं? एकदम से फिर वो होशियार हो जाता है। तो आपको बहुत केयरफुल होना है अपने अल्फाज़ों को चुनाव कि आप क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते बिकॉज़ आप हॉस्टेजेस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोई भी सूरत-हाल में। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वो इल्म आपके पास अगर आ रहा है सीक्रेटली, तो वो चीज़ जो है, उनको नहीं पता होना चाहिए कि आपको पता है कि वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है। कभी हॉस्टेज विक्टिम्स का भी होता है और कभी क्या होता है कि इनके दरमियान भी एक कोई बंदा होता है, वो बता रहा होता है, वो कह रहा है यार मैंने जब ये इनके साथ मिलके ये करने का किया तो मुझे तो नहीं पता था कि हम हॉस्टेज और ये वो और शायद वो खुद आपसे राब्ता कर रहे हैं, इनके एक बंदा जो इनके साथ है। तो ये भी एक सिनेरियो होता है। ऑब्वियसली आप अगेन
आपको केयरफुल होना है कि आपके अल्फाजों के में ये इसी तरह से बात कोई नहीं आए कि उसको पता चले कि आपके पास कोई कांटेक्ट है इनके साइड में, कि बगावत कोई कर रहा है इनके इनके ग्रुप से। तो ये भी चीज़ें जो है बड़ी अहम है। तो ऑब्वियसली डू नॉट शेयर एनी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज अगर हॉस्टेजेस के इनके बंदों के साथ आपने जिनको जो है फ्लिप कर दिया, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको ऑब्वियसली अगेन शेयर नहीं करना है कि हम ये करने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली कोई करता भी नहीं है, लेकिन कभी क्या होता है कि बातचीत में बातें बीच में निकल जाती हैं, जो फिर आपका प्लान्स और स्ट्रैटेजीज और हॉस्टेजेस को खतरे में डाल सकती हैं। अच्छा, आपको ये असम्पशन रखना है कि जो सब्जेक्ट आपका है इज लिसनिंग एंड विल इंटेरोगेट हॉस्टेज एंड विक्टिम। ये आपको असूम करना है कि जिसके साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो एक तो वो सुन रहा है, और दूसरा जो है वो हॉस्टेज और विक्टिम्स को इंटेरोगेट करेगा। Always be aware that hostage victims will not like or understand the fact that the negotiator is bargaining for their lives and frequently does not seem to pay much attention to them. देखिए, आपको कोई जज्बाती नहीं होना कि वहाँ पे जो है कोई, फॉर एग्जांपल, अगर कोई औरत अंदर रो रही है, वो फ़ोन पे भी आपको आवाज़ आ रही है और वो कह रहा है देखें ना ये लोग तो आपको परेशान हो रहे हैं, और वहाँ पे अंदर वो कह रहे कि भाई आप तो हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, आपने अपने ज़िंदगी में लाइन में डाला हुआ है, आप यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं ये वो। इसमें क्या होता है कि फिर आपके अंदर वो दर्द आता है कि यार ये देखें वहाँ पे बेचारी जो है औरतें बच्चों के साथ कोई सिनारियो बन रहा है और हम वहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो इसमें कोई जज़्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है क्रिमिनल एलिमेंट्स अपने फ़ायदे में एक्सप्लेन डालना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेचैन हो। वो चाहते हैं कि ये इमोशनल कार्ड जो है आप में आए। अगर कोई फैमिली है जिसका अगवा किया हुआ है, उनको चाह रहे हैं कि वो इमोशनल हो। ठीक है? तो इस तरीके से वो चाहते हैं कि इमोशनल होते हुए फिर आप अपने आप को कमज़ोर करें, जज़्बाती फ़ैसले करें। और उसके अंदर क्या होता है कि फिर ऑब्वियसली आपके फिर नेगेटिव उसमें जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अम, एंड इन इस चीज़ में आपको आना नहीं है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो उनके खातिर। ऑफ कोर्स जान बचानी है, लेकिन आपको फ़ोकस रहना है। फ़ोकस से ही आप अकॉम्प्लिश करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करेंगे, तो हॉस्टेज बचेगा। जज़्बाती जहाँ आप हो जाएँगे, क्योंकि विक्टिम्स और हॉस्टेजेस की तरफ से कोई तंज मार रहा है, कोई इस तरीके से कर रहा है, तो इसमें जो है वो आपको उसमें नहीं आना है। यू डोंट वांट टू फॉल इन दैट, बिकॉज़ फिर वो नुकसान बहुत खतरनाक हो सकता है कि विक्टिम्स भी चले जाएँगे, लोग भी चले जाएँगे, आपके शायद बंदे भी कुछ गिर जाएँगे, तो फ़ायदा क्या है? तो उसके अंदर जो है आपको कंट्रोल में रहना है कि डोंट गेट टू मच कॉट अप विद वो क्या कह रहे हैं, कि वो जजमेंट करें। देखिए, वो तो बेचारे उस सूरत-हाल में वो तो कहेंगे, तो आप उनकी बातों से आपको वो नहीं होना है, आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल रखना है एंड कीप योर मेंटल स्टेट वेरी क्लियर कि भई मुझे ये चीज़ करनी है, ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये प्रोसीजर है, ये एसओपीज़ हैं, ताकि जो है स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को आप एक अच्छी नोयत पे एंड करें। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग्स भी आपको स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, ये कोई इस तरह से एक दिन में नहीं बना, ये एक्सपीरियंस से बना है। एक्सपीरियंस से किसी लोगों ने ट्राई किया, ये चला, किसी लोगों ने ट्राई, और ज़्यादातर एक चीज़ काम कर रही है, तो फिर ये स्टेप पे आ गया कि भाई ये ट्राई करें, क्योंकि 70% सक्सेस चांस है कि मामला थोड़ा-सा हल भी हो सकता है। तो आप जब ये प्रोसेस में जाते हैं, तो बिल्कुल फ़ोकस प्रोसेस में, इमोशन उसके अंदर नहीं हो सकता। स्टॉल फॉर टाइम, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसके ऊपर थोड़ा-सा हम और मज़ीद इसके ऊपर करेंगे। देखिए, आपको इंक्रीज़ बेसिकली क्या होता है कि आप जब टाइम स्टॉल करते हैं, तो क्या होता है? नंबर 1, आपको जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है ना, वो इंक्रीज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे किसी से पूछूँ, इंक्रीज़ ऑफ ह्यूमन नीड्स क्या होता है? कि ज़्यादा टाइम हम एक चीज़ में लगाएँ, तो वो एक उसकी जो इंक्रीज़ होता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें 3 एग्ज़ाम्पल्स मुझे बताएँ, ह्यूमन नीड की जो इंक्रीज़ होती है, वो क्या होता है अगर ज़्यादा टाइम होता है? आमना मकबूल साहिबा, आप अगर अनम्यूट करके बता सकती हैं कि टाइम अगर मैं स्टॉल करूँ, तो ह्यूमन नीड इंक्रीज़ होती है, उसके अंदर क्या-क्या नीड्स आती हैं? आमना मकबूल साहिबा, अगर अनम्यूट करके आप जवाब दे सकते हैं। और एनीवन कोई वॉलंटियर करना चाहे तो अपना हाथ ही रेज़ कर लें, वरना फिर मैं कॉल आउट करूँगा। सिचुएशन को समझे। अच्छा, फ़हीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज़। सर पैसा मनी। नहीं, नहीं, मनी मनी नीड नहीं है, ह्यूमन नीड। ह्यूमन नेचुरल नीड क्या होती है? अगर मैं टाइम, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इस क्लास को खींचता रहूँ, तो उस टाइम में आपकी ह्यूमन नीड क्या हो जाती है?
फूड। बिल्कुल, एक फूड हो गया, थैंक यू। और कोई और मुझे बता सकता है कोई और क्या चीज़ हो सकती है ह्यूमन नीड जो इंक्रीज़ होती है? एनीवन एल्स? पानी सर, पानी भी हो सकता है। बिल्कुल, पानी हो सकता है, एब्सोल्युटली पानी की नीड हो सकती है। और कोई एनीवन एल्स कोई ऐड करना चाह रहे हैं इसके अंदर? फूड हो गया, पानी हो गया और क्या है? एनीवन एल्स इसके अंदर कोई ऐड करना चाहे? हमारे पास मोहम्मद साहब हैं। जी, जी, आप बताएँ। Sir, we also require drugs and emergency medications and एब्स the need of एब्सोल्यूट accommodation. एब्सोल्युटली वो उसकी नीड हो सकती है कि एक मेडिसिन की नीड हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है, आपको क्या पता डायबिटिक की मेडिकेशन चाहिए होती है, ठीक है? तो वो एक वो है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ नीड, ह्यूमन नीड की बात हो रही है इधर। ह्यूमन नीड के अंदर बिल्कुल सही कहा, मेडिकेशन की जरूरत हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी का हार्ट मेडिकेशन है, उसको हर 6 घंटे लेना है और वो एक गोली थी पर्स में, अब वो नहीं है, तो एक ह्यूमन नीड होगी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई डायबिटिक है, यार मुझे इंसुलिन चाहिए, तो इसके अंदर ह्यूमन नीड का एक बहुत एसेंशियल है। वेरी गुड। अरशद अलाई साहब आप एक बताना चाह रहे हैं? जी प्लीज अरशद अलाई साहब आप बात कर सकते हैं। सर फूड की नीड हो सकती है। एब्सोल्युटली फूड की नीड है, वो तो अर्लियर भी मेंशन था। फूड, पानी, जो एसेंशियल मेडिसिन हैं जो ज़रूरती तौर पे हर चंद घंटे बाद चाहिए होते हैं, जैसे मैंने कहा डायबिटिक हार्ट मेडिकेशन। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि हॉस्टेज में भी आ सकती है ये चीज़, और जो है जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी एक नीड आ सकती है। आपको फॉर एग्जांपल अगर सिनारियो इस तरीके से है, वॉशरूम यूज़ नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे टॉयलेट का कोई मसला है, क्या है, ये भी एक ह्यूमन नीड है कि भाई हमें उनको वॉशरूम ले जाना है, और वो एक मसला हो सकता है। प्लम्बिंग में कोई मसला है वहाँ पे कुछ एक, तो एक ह्यूमन नीड के अंदर ये है कि वॉशरूम एक्सेस अपने आप को करना है। अच्छा, इवेंचुअली अगर इतना ज़्यादा खींचे तो उनको शावरिंग की भी ज़रूरत होती है। एक ह्यूमन नीड है ना कि अपने नहा धोना है, अगर मामला 2-3 दिन से जा रहा है तो कह रहे हैं यार कहीं पानी का इंतज़ाम करें ताकि हम यहाँ थोड़ा-सा वो करें, हमें वो करना है एक्स, वाई, ज़ेड। बच्चा अगर साथ है, आपको पता है बच्चे के दूध की शायद ज़रूरत हो, कोई माँ एक बच्चे के साथ हॉस्टेज में, वो कहती है यार दूध फॉर्मूला मिल्क तो पाउडर में भेज दूँ अंदर। तो आप समझ रहे हैं ह्यूमन नीड्स जो है जितना ज़्यादा लंबा टाइम आप खींचेंगे नेगोशिएशन में, ह्यूमन नीड की रिक्वायरमेंट होगी। ह्यूमन नीड की रिक्वायरमेंट जिस जगह होगी वो एक नेगोशिएशन पॉइंट हो सकता है कि भाई हम खाना इस तरीके से, पानी किस तरीके से भेजें, उसके अंदर क्या-क्या, तो वो एक स्ट्रैटेजी होती है। तो इसके अंदर स्टॉलिंग फॉर टाइम के अंदर ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा ये कि जब भी आप स्टॉल करें टाइम में तो आपका स्ट्रेस और एंग्जायटी नेचुरली कम होता है। आप खुद अपने एग्जांपल ले लें। आपने कोई कोई भी अपनी ज़िंदगी में जो है काफ़ी चीज़ें स्ट्रेसफुल और एंग्जायटी से गुज़रे हैं। लेकिन आपको पता है कि एक एक दिन गुज़रते हुए वो एंग्जायटी और जो स्ट्रेस जहाँ पहले था वो ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, शायद वहाँ रहे, लेकिन थोड़ा-सा कम होता है उस नोयत से न नहीं होता जैसे पहले था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टाइम के साथ वो जो स्ट्रेस और एंग्जायटी उनके पास भी है, तो वो थोड़ा-सा कम होता रहेगा। अपना भी आपका स्ट्रेस और एंग्जायटी थोड़ा-सा वो कम होता है। तो इट इट नेचुरल चीज़ है कि वक़्त के हिसाब से आपका स्ट्रेस और एंग्जायटी लो होता है और कम होता रहता है। अच्छा, टाइम ज़्यादा देंगे तो जो जैसे मैंने कहा था ना, इमोशनल इर्रेशनैलिटी जो चीज़ होती है ना, वो एक मकाम तक आपको ले जाती है, लेकिन वो मंज़िल नहीं है। मकाम और मंज़िल का फ़र्क जो है, मैं थोड़ा-सा सूफ़ियाना अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मकाम एक ऐसा पोज़ीशन है, एक टेम्परेरी स्टेट है, ठीक है? जहाँ पे मंज़िल है, मंज़िल तो ऐसी चीज़ है कि आप वहीं पहुँच गए तो बस हैं। तो इमोशनल चीज़ें आपको एक उरूज तक ले जाएगी, लेकिन आपको वहाँ तक रखेंगी नहीं। इवेंचुअली वो इमोशंस सबसाइड होंगे, वो थोड़ा-सा वो होंगे तो आप नीचे आते रहेंगे। एंगर का इमोशन हो सकता है, इमोशनल कुछ एक मौक़िफ़ है वो आपका हो सकता है। और क्या होगा, आपकी इंक्रीज़ ऑफ रैशनैलिटी आ जाएगी। मतलब आप रैशनल ज़हन में आ जाएँगे, यार ये करने से क्या नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, क्या उसमें मेरे फ़ायदे में? ये चीज़ आपके ज़हन में ऑटोमैटिकली हर इंसान के अंदर आ जाती है। लेकिन जो जज़्बात में जब वो होता है और जज़्बात में जब फ़ैसला होता है, तो उसमें ऑब्वियसली एक बंदा उस पे अटका हुआ है। ज़्यादा टाइम खींचेंगे तो वो इवेंचुअली जज़्बाती नहीं, कम होता रहेगा और रैशनैलिटी की तरफ आएगा। चौथा, मे अलाउ पॉज़िटिव सब्जेक्ट विक्टिम रिलेशनशिप टू डेवलप। देखें, हर रिलेशन को डेवलप करना टाइम लगता है, ठीक है? और आप चाहते हैं कि आप और उसके साथ जो है एक अच्छा भी रिलेशनशिप डेवलप हो। एक लिहाज से कि एक रिस्पेक्ट, एक ट्रस्ट। अच्छा, आप और ये और सब्जेक्ट और विक्टिम दोनों। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सब्जेक्ट और विक्टिम है उनके साथ भी टाइम स्पेंड होता है तो वो भी देखते हैं यार ये भी इंसान है, मैंने इसको क्यों अगवा किया हुआ है इस तरह। तो कभी आपने देखा होगा कि उसके अंदर सिनेरियो भी इस तरह भी होते हैं कि कभी वो जो विक्टिम होते हैं, वो इधर उनको जो है अपनी तरफ ले आते हैं कि कभी वो उनकी तरफ चले जाते हैं।
तो इस तरीके से भी सिनारियोज होते हैं कि शायद एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर डेवलप हो तो एटलीस्ट इतना तो हो सकता है कि विक्टिम और हॉस्टेज जो है उनकी जान तो बच जाए। जो भी सिनारियो हो वो फिर उसके बाद में आप टैकल भी कर सकते हैं क्या है, मे बी शायद वो खुद जो है उन जो अगवा करने वाले हैं उनको जो है सॉफ्टन कर रहे हैं, इस तरीके से करें। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो आप लोग शायद जानते हैं अफगानिस्तान में बहुत सारे किडनैपिंग के सिचुएशन था। अब वहाँ पे जो है युवान रिडली का केस तो पता होगा, जो तालिबान के साथ वो काफ़ी अरसा रही हैं और वो जर्नलिस्ट थी, और उनके साथ जो है एवेंचुअली इतना अच्छा एक पॉजिटिव वो डेवलप हो गया तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया उसको। अब ऑब्वियसली टाइम का खींच खींच के आपने जो है वो सिनारियो उस तरह बन गया और इवेंचुअली वो तो खैर मुसलमान भी हो गई थी, लेकिन वो इस तरह हुआ था कि टाइम ने वो पॉजिटिव डेवलप किया। वो जब ओरिजिनल थे आप तो वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं, आप तो हमारे खिलाफ ये करती हैं एक्स वाई जेड जो भी है, लेकिन फिर उन्होंने भी चीज़ें क्लियर की, उन्होंने भी जाना पहचाना, तो एक तरीके से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उनके दरमियान हो जिनकी उनकी जान भी बची और फिर उन्होंने उसको रिहा भी इवेंचुअली कर दिया। अब ऑब्वियसली इस तरह से चांसेस हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि ज़्यादातर यही होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम देंगे ना तो पॉजिटिव एक डेवलपमेंट हो सकता है। इंक्रीज टाइम के अंदर आपको इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज होती है विक्टिम्स को एस्केप करना, ये भी समझ लें। देखें जितना ज़्यादा टाइम आप खींच रहे हैं ना एक हॉस्टेज के सिनेरियो में, वो अंदर भी वो प्लान कर रहे होते हैं कि भाई हम किसी तरीके से निकलें यहाँ से, और हॉस्टेज कभी कभी निकल जाते हैं क्योंकि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको तो बिल्कुल अपने आप को साइकोलॉजिकली फिजिकली पॉइंट पे रखना है मुसलसल। अगर थोड़ा-सा वो सो जाएँ सिचुएशन में, तो हॉस्टेजेस उसी मौके को इस्तेमाल करते हुए शायद भाग के निकल सकते हैं। 2-3 भाग के निकल गए, अच्छा हुआ, उसके अंदर 2-3 लोग तो बच चुके हैं ना, अब उनका रिस्क नहीं रहेगा एनालिसिस के अंदर, क्योंकि वो तो बच चुके हैं। तो इसके अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी विक्टिम्स को एस्केप करने के लिए टाइम स्टॉलिंग से होता है। स्टॉलिंग टाइम के अंदर आपको ऑल्सो जो है डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा बेहतर अपना जो है रवैया आप अपना सकते हैं। मतलब एक ज़्यादा बेहतर एनालिसिस करते हुए आप जो है एक चीज़ को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक़्त आपको मिलता है कि यार हम सोचते हैं कि अब इसका किस तरीके से देखें, और इंटेलिजेंस आ रही है उस हिसाब से आप अपना एक्शन लेने के लिए तैयार हैं कि भाई हम ये इंटेलिजेंस आ रही है, वो दूसरी इंटेलिजेंस आ रही है। टाइम के साथ ज़्यादा इंटेलिजेंस और समझने की सिनेरियो की सिचुएशन आती है। आपने किसी रिसर्च को लगाया हुआ है कि भाई इसकी फैमिली का निकालो, इसकी हिस्ट्री निकालो, इसका बैकग्राउंड निकालो, इसका गाँव निकालो, इसका देखो, तो ये सारे इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन आते हैं, ये फलाना स्कूल गया था, इसके साथ ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ। सो इसके अंदर जो है आपको ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है एक्वायर होता है। जितना ज़्यादा आपके पास इंटेलिजेंस का एक वो होता है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके आता है। ठीक है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। स्टॉलिंग पर टर्म अलाउज फॉर्मेशन ऑफ नेगोशिएटर सब्जेक्ट रिपोर्ट। जैसे मैंने अगेन कहा, एक तो पिछले स्लाइड पे अगर आपने रियलाइज किया, हमने क्या डिस्कस किया था पिछले स्लाइड पे कि पॉजिटिव सब्जेक्ट इन विक्टिम रिलेशनशिप। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव नेगोशिएटर सब्जेक्ट रिपोर्ट। मतलब नेगोशिएटर आप बज़ाहिर अपनी रिलेशनशिप उसके साथ जो है ऑब्वियसली इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज़ ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, बातचीतें हो रही हैं। ये नेचुरल है कि 2 इंसान अगर एक तरीके से आप आपस में बात करें और तो ऑब्वियसली उनकी अपनी एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है, और वो बहुत अहम है। आपको ट्रस्ट डेवलप करना है अपने सब्जेक्ट के साथ, ताकि वो आपकी बात को एग्री करे, माने इवेंचुअली, और उसके अंदर शायद जो है वो सरेंडर भी करे। देखिए सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेशंस जो है टाइम के लिहाज से जो है रिड्यूस होती रहती हैं। जितना ज़्यादा आप इसको खींचे ना, इवेंचुअली नेचुरली ये चीज़ होती है कि आपका वो एक्सपेक्टेशन रिड्यूस होता रहता है। अब इसके अंदर अगर आप खुद अपना एग्जांपल ले लें, मैं साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ कि हर इंसान के पास शुरू में अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस है, सही है ना? कोई यहाँ पे लोग जो हैं पता नहीं एक्सपेक्टेशन, और माशाल्लाह अच्छे गोल रखने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि यार मैं जो हूँ फलाना जो हूँ एक्स वाई ज़ेड जज बनूँगा और इसका बनूँगा कि मैं प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान बनूँगा। होता है ना बचपन में। फिर इसके अंदर क्या होता है कि ओवर टाइम के लिहाज से एक्सपोज़र, एक्सपीरियंस, और फिर आपको पता होता है कि एक चीज़ के अंदर आप अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज करते हुए आज यहाँ जहाँ हम हैं, हम मेंटेन करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है उसको हमें मैनेज करना पड़ा। सेम थिंग सिनेरियो के अंदर इसमें अगर एक एक्सपेक्टेशन है कि पूरा वो ज़मीन आसमान चाह रहा है, लेकिन उसको आखिर में पता है कि टाइम के लिहाज से मुझे इतना ही मिलना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके इतना रुकावट नहीं होगी नेगोशिएशन में।
जितना ज़्यादा आप टाइम खींचेंगे उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी कम होता रहेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि स्टॉलिंग की टेक्निक्स क्या है, कि भाई मैं इसको किस तरीके से स्टॉल करूं। ये तो ये पेस जो है अपना, आपको नेगोशिएशन का पेस कंट्रोल करना है, उसके हाथ में कभी नहीं देना। whoever the criminal element is, उनके हाथों में देना ही नहीं है। you have to be the one in control of the situation। लेकिन आपको स्टॉलिंग की टेक्निक्स क्या क्या इस्तेमाल है? यूज एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के अंदर ये होता है कि आप मुझे अपने बारे में तो बताएं, गुफ्तगू करें, ये क्या है, ये वो है, उसको अपनी मतलब अपने बारे में चीज़ें निकालने दें। और उसके अंदर ये होता है कि यार मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ, आपके फैमिली के बारे में, आपको जो कुछ किसकी बात करनी है मैं लिसन करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो कहता है चलो ये मेरी बात तो सुनने का, तो आप समझना चाह रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसका मोटिव क्या है, और उस हिसाब से फिर आपको इंटेलिजेंस आपकी बढ़ती है, तो आप उसको टैकल भी कर सकते हैं। अलाउ द सब्जेक्ट टू वेंटिलेट। वेंटिलेट का मतलब जैसे वेंट होता है ना हमारे यहाँ, वेंट खोलते हैं तो हवा आती है। ऐसे गाड़ी के वेंटिलेशन में आपको पता है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो कम भी कर सकते हैं और बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं और बिल्कुल खोल भी सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल उसको खोलना है, आपको उसको अलाउ करना है कि हवा निकले, अपना भड़ास निकाले, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ जो फ्रस्ट्रेशन है, कोई जागीरदार उसके खिलाफ कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई निज़ाम के खिलाफ कोई सैफ है, उसको निकालने दें। और कहें आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या है। ठीक है, बिल्कुल मैं समझता हूँ आपके आपके अंदर यहाँ एंगर इस चीज़ पे है, मैं समझ सकता हूँ। इसके अंदर क्या है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई इस बंदे की जो बात है, इसको फीलिंग आ रही है कि यार ये एटलीस्ट मेरी बात तो सुन रहा है। तो वो जब भड़ास निकालता है ना, तो ऑलरेडी उसके अंदर जो वो भरा हुआ चीज़ होती है ना, वो निकल रही होती है, उसके वो खुद नरम होता रहेगा। आपको यकीन करें एक्टिव लिसनिंग स्किल्स इतना खतरनाक और इतना इफेक्टिव टूल है लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए, मैं आपको तो बता नहीं सकता। आप यकीन करें, लोगों के अंदर जो बातें होती है ना, वो बस कभी शायद वो कोई हल भी उसमें नहीं चाहते, कोई कोई बस मेरी बात सुन ले। और कभी इस तरह भी सिनारियो हो सकता है कि आप वो आपको बातें बता के उसमें ही ठंडा हो जाए। वो कह रहे यार मुझे पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ उसमें फिर आप अब वो उस नोयत तक आ गए, उसने सारी अपनी भड़ास निकाल के, आप क्योंकि इतने अच्छे लिसनर थे, अब उसको रियलाइजेशन होता है यार मैं अब क्या, मैं यहाँ बंदूक लेके क्यों लोगों के साथ ये कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? वो बिल्कुल फिर वो उस पे आ जाता है। फिर आपको एक नरम तरीके से उसको जो है सरेंडर की तरफ लेके आना है। और बड़ा एक जबरदस्त तरीका अगर आप ये कर सकते हैं ना, यकीन करें आप भी हीरो, और एक तौर पे वो भी एक तौर पे हीरो है कि यार इसने तो है खुद सरेंडर किया है। ठीक है वो गलत उसने किया, लेकिन आप जजमेंटल नहीं है, उसने बहुत अच्छा किया और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि ठीक है रियासत अपना जो भी इसका 3 साल सजा है, 5 साल सजा है, जो भी है वो काटे, लेकिन इसने बहुत अच्छे तरीके से जहाँ थी पा सकती थी इसने खुद जो है ख़त्म किया है। और वो चीज़ एक्नॉलेजमेंट जो है बड़ी अहम होती है, क्योंकि उसके अंदर आप चाहते हैं कि सबको एक पॉजिटिव तरफ लगाए। देखिए यहाँ पे कोई नफरत, अगर आप नफरत के साथ आए ना, नफरत जो है आपको पीछे ले जाएगी। आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये इंसान भी इस रियासत का एक शहरी है, ठीक है? और उसके भी हुकूक हैं कानून के हिसाब से, ठीक है? और उसके साथ भी अगर ज़्यादती और आप रियासत के एक मुलाजिम हैं, तो आपको पता, आपको वो दर्द जब महसूस होता है ना, और वो बस दर्द महसूस होने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप करें उसके लिए कुछ, सुनने के ऊपर होता है। और सुनने ही से आपको पता है, यकीन करें काफ़ी लोग ठंडे वैसे ही हो जाते हैं। तो इसके अंदर आप आइडेंटिफाई एंड डिस्कस करें सब्जेक्ट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, बट यूज़ कॉमन सेंस, क्योंकि एट द सेम टाइम आप सुन भी रहे हो। अच्छा, सुनने सुनने में का मतलब नहीं है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कह जी रहे हैं, सर। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर ऐसे कहना कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ 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 कहते हुए ना, उसको एहसास होगा यार ये बंदा सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। आप किसी की बात अगर कोई कर रहा है, कोई 1 घंटे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वालदा के साथ मैं अपना मिसाल ले लेता हूँ। वो माशाल्लाह उनके साथ जो भी हैं चलते रहते हैं, चीज़ें उनके ज़हन में चलती रहती हैं, वो डिस्कस करना चाहती हैं। ठीक है? उनका कोई वो चीज़ नहीं होती, वो बस सोचती हैं कभी आगे पता नहीं कहाँ 10 साल अगर ये ना हो जाए, खुदा ना ख़ास्ता ये हो जाए। मैं उनको फिर समझाता हूँ, अम्मी देखें वो दिन अभी आएगा, तो फिर देखी जाएगी ना, आप अभी से क्यों परेशान हो रही हैं? अब उसके अंदर आप, मैं क्या कह रहा हूँ मैं सुन भी रहा हूँ, क्योंकि उनको पता है कि मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक मशवरा भी किया कॉमन सेंस वाला, कि आप इस चीज़ के लिए परेशान क्यों हो रही हैं? आप आज का देखें ना, आज अभी क्या मसले हैं, आज हम क्या कर सकते हैं?
तो इस तरीके से आप जब एक्नॉलेज भी करें गुफ्तगू को, तो इस तरीके से करें कि उनको एहसास है कि आप सुन भी रहे हैं बात। अगर हाँ में हाँ कर रिपीट करते रहें तो फिर नहीं होता। एक तरीके से एक और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जो बात इसने कही है उससे आपके नहीं एक सेकंड मैं समझ लूँ आपको सही तरीके से। मैं भी आपको जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा, आप जो कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ हुआ था बचपन में, तो इसके अंदर क्या होगा कि उसको रियलाइज होगा कि बंदा सुन रहा है मेरी बात, क्योंकि उसने मुझे ही कहलवाया वापस जो मैंने बात की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक टैक्टिकल स्ट्रेटजी होती है कि आप रिपीट करें जो उन्होंने आपसे कहा है, हर दफा नहीं, लेकिन बीच में कभी कभी समझने के लिए भी, क्लैरिटी के लिए भी आप ऐसे करें, और दूसरी ये बात को उसको दिखाने के लिए कि मैं बात सुन रहा हूँ। तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के अंदर ये चीजें आती हैं। कंसर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखिए कुछ कंसर्न्स भी हमें देखना होता है। फॉर एग्जांपल एक्शन इम्पेरेटिव। एक्शन इम्पेरेटिव में आपको भी पता है कि भाई रियासत की तरफ से आपके जो इस्टेब्लिशमेंट की सिचुएशन है, आपका पुलिस कमांड है कि भाई अब ये धरना जो है, अब सिचुएशन जो है कोई 7 दिन चल चुकी है, इकोनॉमिक प्रेशर है मुल्क के अंदर, अल्टरनेटिव्स नहीं है, तो एक प्रेशर आता है आपका रिजॉल्व करने के लिए कि भाई ये धरना मुझे ख़त्म करना है, रास्ते खुलवाने हैं, कब तक वो होगा। ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप भी इंसान हैं, ठीक है, आप भी थोड़ा सा इसमें वो होता है कि एग्जॉशन हो जाता है। जैसे आप देखिए, हर इंसान एक चीज के अंदर, लोग समझते हैं कि एक बंदा जो है बस वो अपने हाथ पांव चला रहा है तो काम कर रहा होता है। आपको पता है ये जो क्लासरूम में आना आपके लिए, ये चीजें सुनना, ये आप मेहनत कर रहे हैं, आपके जो लिटरली आपके जो दिमाग और जिस्म के अंदर इस वक्त जो मेरी बातें सुनते हुए आप समझ रहे हैं, तो ये इसके अंदर आपके ऊपर अपनी मेहनत है, मेरी भी मेहनत है ये चीज़ आपको समझाना। तो इवेंचुअली थोड़ा सा एग्जॉस्शन और थोड़ा सा ये आ जाता है कि भाई इसलिए क्लास कोई मुसलसल हम लेके नहीं चल सकते हैं। और आप सारे दिन यहाँ बैठ के 8 घंटे अगर बैठें तो आप भी बहुत ही मतलब थके और एग्जॉस्शन में आ जाते हैं। लेकिन आपने फिजिकली कुछ चीज़ कही नहीं, आपने सुना क्लासरूम में बैठ के। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारे अंदर कुदरती चीज़ ये होती है, हर इंसान के अंदर ये चीज़ होती है कि एग्जॉस्शन हर काम के अंदर होता है, फिजिकल हो मेंटल हो। तो ये बातचीत भी करना, नेगोशिएट करना, एग्जॉशन डेफिनेटली आता है दिन के आखिर में। और इवेंचुअली जो है अगर दिन पे नेगोशिएशन चल रहा है। अच्छा, क्रीपिंग अप इफेक्ट, बेसिकली ये होता है कि क्रीपिंग अप इफेक्ट ये होता है कि आप ऑफिसर्स लीव कवर। अब आप समझ लें कि एक होता है ना कि यार थोड़ा सा और करें, थोड़ा सा और लोग यहाँ पे रख लें, और आप बस कहते हैं कोई एक्शन करें, भाई हमें बस कुछ एक्शन करना है। ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स के अंदर पर्टिकुलरली जो आपके टीम मेंबर्स हैं, क्योंकि एक तो वो देखें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, वो तो आपको सपोर्ट में है, वो थोड़े से कहते हैं यार अब बहुत हो गया, कुछ कम करना है, और वो प्रेशर डालते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इस तरीके से आपको अगेन उस प्रेशर में नहीं आना है, आपको इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है, लेकिन ऑब्वियसली विद इन रीजन। लेकिन ऑफिसर्स जो अनइन्वॉल्व होते हैं नेगोशिएशन प्रोसेस में, वो कहते हैं यार बहुत हो गया, चलो मैं कुछ वो करता हूँ। तो इसको पर्टिकुलरली आप तो खैर इतना नहीं कर सकते जितना आपका कमांडेंट ऑफिसर है वो उसको कंट्रोल करना है। कि क्रीपिंग अप जो होता है, ऑफिसर्स अपने पोस्ट पे, वो स्नाइपर बैठा हुआ है, दिन रात शाम बैठा हुआ है कि भाई कब फायर का कॉल आएगा ताकि मैं करूं। तो उसके अंदर वो अपना कुछ आउट डिसिप्लिन जो है चैलेंज होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा कंसर्न होता है ओवर पैसेज ऑफ टाइम। और कुछ चीज़ें आपके अंदर भी होती हैं और कुछ चीज़ें जो है आपके फेलो ऑफिसर्स के अंदर भी आ सकती हैं, जिसके अंदर जो है नुकसान दे सकता है सिचुएशन को, जो कमांडिंग ऑफिसर को पर्टिकुलरली इंश्योर करना है। अच्छा, दूसरा ये कंसर्न होता है पैसेज ऑफ टाइम कि ज़्यादा खतरा होता है कोई इलनेस फैले। अगर कोई बंदे ने अंदर किसी लोगों को रखा हुआ है तो कोई बीमार भी हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है। इंजरीज का चांसेस भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है जितना ज़्यादा टाइम दें। इंजरीज होगी, इलनेस होगा तो कॉम्प्लिकेशंस होगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो फिर आपको पता है फिर उसको देखना होगा। स्टाफिंग, एडेक्वेट रिलीफ, ये भी बड़ा अहम है। आप मुसलसल जो है पुलिस स्टाफ को जो है वहाँ पे रख नहीं सकते ऑन साइट जहाँ पे नेगोशिएशन चल रहा है। आपको रोल आउट करना होता है, आपको जो है रिसोर्सेज मतलब पुलिस जो इंस्टीट्यूशन है रिसोर्सेज असाइन करनी होती है, दूसरी दूसरी चीज़ों से निकालते हुए लोगों को रोलिंग में डालना होता है कि भाई आप 8 घंटे आपने ड्यूटी कर दी, 12 घंटे यहाँ ड्यूटी कर दी, अब आप जाएं घर जाके सोएं ताकि दूसरा वो रिलीव करे। और इसमें स्टाफिंग के इश्यूज होते हैं। इनकन्वीनियंस टू द सिटी, जैसे मैंने कहा अगेन ट्रैफिक फ्लो, आपको पता है धरना, फैज़ाबाद धरना बिल्कुल बंद कर दिया, पूरा एक्सेस ये लाहौर से इस्लामाबाद, यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से भी इनकन्वीनियंस होता है। आप लोग भी जानते हैं कि डिफरेंट जो सिटीज़ के
सेंसिटिव पॉइंट से वहाँ जाके अगर धरना हो जाए तो ट्रैफिक फ्लो का भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये प्रेशर आता है टाइम के ऊपर कि भाई जितना ज़्यादा टाइम हो रहा है प्रेशर आ रहा है कि वो ऑब्वियसली। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मीडिया और पब्लिक प्रेशर, ये भी अहम है। और कमांडेंट्स को जो है टैकल करना है मीडिया को, मैं समझता हूँ सबसे एक, मतलब जितना आप नेगोशिएट कर रहे हो ना ऑन ग्राउंड, उनके लिए इतना ही चैलेंजिंग है कमांडर्स को और पॉलिटिशियंस जो भी हैं जो इंचार्ज हैं मीडिया को कंट्रोल करना, वो इतना ही चैलेंजिंग है। उनके साथ वो खुद एक अलग से क्राइसिस नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि भाई आप ज़रा मीडिया वाले थोड़ा सा इसको वो लें आप सही तरीके से, ताकि पब्लिक के ऊपर सही चीज़ आए और पब्लिक परेशान ना हो। क्योंकि पब्लिक परेशान होगी, पैनिक फैलेगा, पैनिक जो है किसी के लिए अच्छा नहीं है। आप पैनिक को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाह रहे हैं कि आप कहीं ऐसी कोई मामला नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है, बॉम्ब थ्रेट नहीं है, हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको अच्छी न्यूज़ से एंड करें एंड अच्छे मंजिल तक इस चीज़ को ले जाएं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा पब्लिक को तसल्ली भी देनी है। मीडिया को जो है जो थोड़ा सा वो ऊपर से आ जाते हैं उनको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है टाइम के साथ साथ बड़ा और चैलेंजिंग होती रहती है। आपकी नेगोशिएशन की प्रायोरिटीज़ क्या है? नंबर 1 है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। ये तो मैं अपनी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस क्लास में सिखाता भी हूँ। मकासद शरिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फिज़िकल जो दुनियावी एलिमेंट है वो है अपने नफ्स जो कहते हैं अपने जो सोल्स को प्रिजर्व करना, अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, राइट टू लाइफ इन द फंडामेंटल राइट्स। ये लॉ एनफोर्समेंट के पर्सनल का भी है, हॉस्टेज विक्टिम का भी है और सब्जेक्ट जो है क्रिमिनल एलिमेंट है उनका भी है। आप चाह रहे हैं कि जितनी जाने ने बच सके इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट है। दैट्स योर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज प्रिजर्वेशन टू लाइफ, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। फिर उसके बाद जो है एप्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी पे आने चाहिए कि एप्रीहेंशन सब्जेक्ट आपको किस तरीके से वो परेशान ना हो, वो पैनिक में आएगा, वो जज्बाती फैसले करेंगे तो फिर खतरनाक सबके लिए हो सकता है। तो उनकी एप्रीहेंशन, उनको डराना नहीं है, उनको जो है काम रखना है, उनको जो है एक तसल्ली देनी है कि भाई आपकी चीज़ों पे काम हो रहा है, ये हो रहा है एक्स वाई जेड, उनकी बातें सुन रहे हैं। वो एप्रीहेंशन सब्जेक्ट को आपको कंट्रोल करना है। और तीसरा यह है कि रिकवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की है वो फिर तीसरे लेवल पे आता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपकी लाइफ प्रिजर्वेशन, आपके अपने भाइयों की और बहनों की जो वहाँ पे ग्राउंड में आपके साथ, दूसरा हॉस्टेज विक्टिम्स की उसके बाद आता है, और फिर ऑब्वियसली तीसरे लेवल पे सब्जेक्ट आता है। और ये तीन इसलिए इस तरीके से हैं क्योंकि आपको अपने हिफाजत पहले करनी है दूसरों से पहले। ठीक है, ये सबसे अहम चीज़ है। You cannot help anybody unless you help yourself. To make sure that your life and your brothers and sisters जो भी लॉ एनफोर्समेंट की यूनिट में आपके साथ, वो प्रिजर्व हों पहले, और फिर हॉस्टेज और विक्टिम का आपको ज़्यादा फोकस करना है, और तीसरे लेवल पे आपको फिर सब्जेक्ट का करना है। अच्छा, जो एलिमेंट्स needed for successful negotiation, a negotiator who indicates a willingness to help। देखें, आप जो अपना जो पोजीशन है, अपना जो मौक़िफ़ है, अपना मैं आप जो कह समझना चाह रहे हैं कि अपना आपका एक जो पर्सपेक्टिव है आप देना चाह रहे हैं सब्जेक्ट को, वो ये है कि मैं आपकी मदद के लिए हूँ यहाँ पे। मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे आपको जज करने के लिए नहीं आया, यहाँ पे आपको ताने देने के लिए नहीं आया, यहाँ आपको आपको पुरानी बातें आपको याद दिलाने के लिए नहीं देने आया हूँ। आप यहाँ पे उसकी मदद के लिए आए हैं। ठीक है? आई एम हियर टू हेल्प यू। एंड इसके अंदर जो है आप अपने आप को, दूसरी चीज़ जो आप पेश करना चाह रहे हैं कि आप टीम के अंदर आप लीडिंग हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपके हाथ में है, और अमंग द अथॉरिटीज एंड द सब्जेक्ट्स। तो इसके अंदर जो है मेन चीज़ ये है कि आपको अपना जो स्टैंस है कि आप इस चीज़ को लीड कर रहे हैं नेगोशिएशन को और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड यू हैव टू परसीव योर वे कि मैं इस तरीके से इसमें जो है इस चीज़ को लीड कर रहा हूँ, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी आप इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका। क्योंकि आपका रोल अगर इसके सब्जेक्ट के सामने इस तरह के ये बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, तो जैसे लास्ट क्लास में भी हमने जो मंडे का सेशन किया था उसके अंदर भी, सॉरी वेंसडे का सेशन किया था उसके अंदर भी ये किसी ने रेज किया था कि अगर वो इस तरह से फीलिंग आए कि आप क्या कर सकते हैं, ये भी आता है, लेकिन आप ये चीज़ जो है नहीं डालना चाहें, वो ऑब्वियसली आप कहते हैं कि यार मुझसे ही तो बात सुन के वो कहेंगे,
मेरा तो अहम है इसके अंदर डिस्कशन क्या था, मैं ही तो आपके लिए जो है वो चीज़ें इंकरेज कर रहा हूँ और मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हूँ। और ऊपर से जो ये बात नहीं है कि वो अगेन फिर उसी पे जैसे वो आई थिंक हमारे जो है वो सैयद ज़हीर हुसैन साहब ने ये मेंशन किया था कि इसके अंदर जो है फिर वो इस तरह फीलिंग आएगी कि भाई आप हैं नहीं, आप फालतू बंदे हैं, आपको बीच में क्यों डालना है। ये चीज़ ऑब्वियसली हम परसेप्शन नहीं देना चाह रहे। आपको अपने आप को कहना है कि भाई मैं इस नेगोशिएशन का हिस्सा हूँ, मैं जो हूँ मेरा रोल ही यही है और मैं आपके साथ जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो आपकी डिमांड्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए मेरा ही काम है। तो मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हूँ और मैं अथॉरिटीज़ का हिस्सा हूँ। तो ये चीज़ बड़ा अहम है आप सब्जेक्ट के ज़हन में डालने के लिए कि आपका इम्पोर्टेंट रोल है और आपकी बात सुनी जाती है। अच्छा, अब किस चीज़ों के ऊपर नेगोशिएट हो सकता है और किन चीज़ों पे नेगोशिएशन नहीं हो सकता? अच्छा, मैं अगर आपसे नेगोशिएबल चीज़ पे अगर बात करूँ ना, ये है खाना। ठीक है, खाने के ऊपर जो है आप समझ लें कोई मसला ही नहीं है। I mean ऑब्वियसली जो है जहाँ उसमें कोई मसला होगा कि कोई ऐसा खाना मँगाएँ जो ऑब्वियसली आसानी से मिल नहीं सकता। मतलब जैसे वो कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो अगर का बताऊँ, वो अगर वो आपको ताना देने के लिए तैयार है, वो कहता है कि चलें सही आप खाने की बात कर रहे हैं ना, मुझे जो है कैवियार चाहिए रशिया से। अब आप कहेंगे यार क्या कैवियार मैं कैसे कहाँ से इंतज़ाम करूँ रशिया से? आप कहें सर जी अगर यहाँ पे होता, चलो इस्लामाबाद में भी होता, मैं वहाँ से मँगा भी लेता आपके लिए। लेकिन ये चीज़ जो आपको रशिया में मिलेगी, वो तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए लाना। आप जो कुछ और बताएँ मैं सी-फूड में मैं कुछ और इंतज़ाम कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो है आपको ऑब्वियसली फूड के अंदर हर चीज़ नेगोशिएबल है। आप उसके अंदर इस तरह मत कहें कि यार इसने मैकडॉनल्ड्स मँगाया, मैं क्यों इसको दूँ? राइट? ये क्या मज़ाक समझा हुआ है? फूड क्या है? ₹200 की प्लेट, ₹300 का बर्गर, आप इस चीज़ के ऊपर क्यों हो रहे हैं इतना कि यार इतना हुआ? डोंट बी लाइक दैट। उसको 10 बर्गर मँगाने 10 बर्गर मँगा के दे दें, कोई इश्यू ही नहीं है। यहाँ उसके अंदर जो है आप इस चीज़ पे ना करें। उसका ये होगा चलो मैंने ये माँगा इसने मेरी बात मानी। ये ऐसी चीज़ है कि आप आसान से मान सकते हैं। ड्रिंक के अंदर ये हो सकता है। अच्छा ड्रिंक के अंदर थोड़ा-सा जो हमें जो है लिहाज़ रखना होगा, वो ये है कि भाई पेप्सी, कोला ये सब चीज़ें भाई मुझे ये चाहिए, मुझे लस्सी चाहिए, एक्स, वाई, ज़ेड आई डोंट नो जो कुछ भी हो सकता है। ड्रिंक के अंदर ये है कि हमें बस देखना है कि शराब थोड़ा-सा हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सिनेरियो ऐसे ही है। एक तो शराब हासिल करना वो वैसे एक इश्यू है उसके ऊपर ख़ैर हम ज़्यादा नहीं जाएँगे। लेकिन आपको पता है कि शराब के साथ जो है बंदा अनकॉन्शियस और फिर अजीब चीज़ें, अजीब हरकतें आउट ऑफ कंट्रोल अनकॉन्शियस तरीके से हो सकता है। तो ड्रिंक के अंदर मैं बस इतना कहूँगा कि आप जो कुछ भी वो माँगे, मिंट लेमनेड माँग रहा है चलो उसको भेज दो। लस्सी माँग रहा है चलो लस्सी बना आई मीन ये चीज़ें जो है आप इसके ऊपर नेगोशिएबल हो सकते हैं। बस ये है कि शराब के ऊपर ऑब्वियसली दैट्स अ प्लेस कि आप उसके ऊपर नेगोशिएट नहीं कर सकते और उसको एक तरीके से आपको जो है मैनेज करना होगा कि माज़रत के साथ ये तो मैं नहीं दे सकता, आपको पता है। तो वो चीज़ के अंदर आप ज़रा कर सकते हैं। तीसरा ये है कि पैसे, देखिए पैसे नेगोशिएबल हैं। जब कोई हॉस्टेज किसी को लेता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए फिर मैं छोड़ूँगा, वो नेगोशिएबल है। देखिए पैसे इतने अहम नहीं है, पैसों का हम भर बाद में भी देख सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड बी फोकस्ड ऑन। जान बचाना ज़्यादा अहम है एट दिस पॉइंट। स्पेसिफिक मेडिकल अटेंशन, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, उसके लिए वो भी ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वो नहीं होना चाहिए कि भई हम इसके ऊपर नेगोशिएट नहीं कर सकते। ठीक है? ये चीज़ें नेगोशिएबल हैं। अगर मैं आपसे अगर पूछूँ क्या-क्या चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, वो क्या होंगे? मैं ज़रा ओपन फ्लोर करता हूँ, दूसरी स्लाइड अभी शेयर नहीं करता। मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ अगर ये चीज़ें नेगोशिएबल हैं, दूसरी कौन-सी चीज़ है जो नेगोशिएबल नहीं हो सकती? कोई इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाह रहा है तो प्लीज़ अपना हाथ रेज़ करें। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सना। इफ सब्जेक्ट वांट्स अ prisoner to be released who is part of gang and releasing of that prisoner is risk on security, how is that demand negotiable? वेरी गुड। अच्छा अभी आपने अगर ये ट्रिगर किया ज़रा मैं यही बात ले लेता हूँ। चलें, नेगोशिएशन के अंदर अगर किसी ने आपको दरख़्वास्त की कि हमें फलाना-फलाना बंदा रिलीज़ चाहिए, ठीक है? ये होता है, राइट? हमारे साथ भी 2-3 इस तरह वाक़या हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने कोशिश की थी अगर आपको याद है यहाँ कराची में भी जो तालिबान के कुछ प्रिज़नर्स थे,
फिर कुछ इस तरीके से हुआ था सिचुएशन, उन्होंने दरखा वो किया था कि भाई आप हमारे इतने फलाने बंदे छोड़ेंगे तो फिर हम आपको ये सिचुएशन को करेंगे। ये जो है एक बहुत सेंसिटिव है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इसमें आता है। ऑब्वियसली एज नेगोशिएटर आप तो प्रॉमिस नहीं कर सकते कि हम ये रिलीज करेंगे। इतना डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई कानूनी तौर पे हम जरूर हर केस जो है, आपको पता है अदालत के अंदर अगर पैरोल का वो है बनता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज जो है पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल नेगोशिएशन आपको कहीं दूर से भी इख्तियार नहीं है। आप हैं एक क्रिमिनल क्राइसिस नेगोशिएटर, और जो पॉलिटिकल अगर डिमांड्स हो तो ऑब्वियसली आप उस चीज को एंटरटेन ही नहीं कर सकते। तो मैं पूरा अगर इसका अगर एक लेबल कर लूं इसको, जो नॉन नेगोशिएबल है वो है पॉलिटिकल नेगोशिएशन। आप पॉलिटिकल नेगोशिएशन में आपका किरदार इसके अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके इख्तियार के बाहर है ये। अब ये रियासत की तरफ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई ये फलाने ग्रुप ने यही इस तरीके से किया, और आप उसको भी बता सकते हैं सब्जेक्ट को, मेरे पास नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ये मतलब इस लेवल के गवर्नर सिंध ये लोग कर सकते हैं, मैं इस लेवल तक तो ये तो पॉलिटिकल आप चीज मांग रहे हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं आपको ये चीजें दे सकता हूँ, लेकिन ये चीज जो है अब इट्स आउटसाइड ऑफ माई इख्तियारात। तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि आपका जो अगर है तो वो नॉन नेगोशिएबल होगा। सो सर वेरी गुड पॉइंट इन हियर। इसके ऊपर हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा। लेकिन कोई और अगर किसी के पास आइडिया है कि क्या चीज नॉन नेगोशिएबल हो सकती है, क्या और चीज नॉन नेगोशिएबल है? ये तो नेगोशिएबल चीजें मैंने लिस्ट कर ली। अब जो नॉन नेगोशिएबल चीजें वो क्या हो सकती हैं? एक तो सना ने जरा मेंशन कर लिया पॉलिटिकली, जो उसका वो है मौक़िफ़, वो अगेन आपके उसके अंदर नहीं आता, आपके इख्तियार नहीं है कि आप प्रॉमिस करें कि मैं फलाना कमांडर को रिलीज कर लूँ आपके ग्रुप का और XYZ, कि आपके अंदर है नहीं। लेकिन उसको भी मैनेज करना कम्युनिकेशन टेक्निक्स में। साकिब साहब जरा साहब का, अच्छा मोहम्मद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? Sir, if they demand a escape route, then we cannot give them. Okay, yes. So that's a good way. That's a very good point. ये जो डिमांड जो है escape route का, very good. Thank you sir, मोहम्मद साहब। कि escape route का जो है आप वो obviously नहीं, ये तो एक अनरीजनेबल बात है कि मुल्क से बाहर निकलना, और ये तो आपके अंदर अगेन उसी में आता है। प्लस escape route तो आप इस तरह से नहीं जा सकते। उसके ऊपर eventually there might be a scenario where you can offer them a specific सिनेरियो के अंदर। फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं अपने बंदे को, ठीक है, मैं सरेंडर नहीं करूंगा जब तक हमारे बंदे जो है हॉस्पिटल तक दाखिल नहीं हो, और ये हो और XYZ हो। तो ये चीज़ पे थोड़ा सा आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ठीक है मेडिकल नीड है, चलो इस बंदे को वहां तक हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, इसको दाखिल करेंगे, फिर ये सरेंडर करेगा। वो सिचुएशन को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं एक तरीके से, और वो एक लाइफ बचाने का भी है। देखिए आपकी प्रायोरिटी है लाइफ बचाना, इवन अगर उनका एक बंदा थोड़ा सा वो हुआ है उसकी लाइफ पे। तो ये there are things that you can do. So if we go to the next slide, obviously I forgot ये भी एक स्लाइड था। नेगोशिएशन के अंदर क्या और चीजें चलें इसका कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पे आते हैं। एक्सेस टू मीडिया, ये भी नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल इस लिहाज से कि वो कह सकते हैं कि भाई हम मीडिया से बात करना चाह रहे हैं, हम अब तो वो करना चाह रहे हैं। एक तरीके से आपको उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। मीडिया एक्सेस भी मिल सकता है, ये नेगोशिएबल है, ठीक है, बट एक हद तक। और ये चीज़ जो है थोड़ा-सा आपको मैनेज करना होता है, पर्टिकुलरली कमांडर्स जो हैं वो आपको वो उसमें कर लेते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ कंटीन्यूअस कॉन्टैक्ट, इट्स ऑब्वियसली उनका मैसेज है कि भाई ठीक है आप रिकॉर्डेड अपना मैसेज दे दें। इस तरीके से हम मीडिया पे वो कर देंगे, ताकि उनको वो एक होगा कि भाई थोड़ा वो जो भी हमारी बात, और फिर वो चीज़ कंट्रोल में रहेगी। खुला एक्सेस मीडिया को जो है उससे ज़्यादा वो एक वो होता है। लेकिन दिस इज़ अ नेगोशिएबल आइटम, ठीक है। वो कह सकते हैं ठीक है हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमें 10 मिनट जो है मीडिया के ऊपर हमें ब्रीफिंग करने के लिए इजाज़त देनी चाहिए। अब आपको भाई 100 बंदों को उन्होंने लिया हुआ है, अगर 10 मिनट मीडिया से जा रहे हैं तो चलें, आप ज़रा नेगोशिएट कर सकते हैं इसके ऊपर, और फिर सरेंडर कर लेंगे ये लोग। वो बस अपना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना चाह रहे थे। अब उसके अंदर ऑब्वियसली जान बचाना आपके लिए नंबर 1 ये है कि जान बचाना है। तो आपने अगर ऑब्वियसली इसको एनालाइज़ किया कि भाई 10 मिनट का अपना वो मौका मीडिया को, चलो उनसे बात करने दें, इसमें कौन-सा है? वो भी आप किसी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं, और फिर जो है वो आप बंदे भी रिलीज़ करवाएँ। अच्छा, कॉन्टैक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एक्सरसाइज़ एक्सट्रीम एप्रोप्रिएट कॉशन एंड कंट्रोल इन दीज़ सिचुएशंस। ऑब्वियसली जब नेगोशिएशन चल रहा होता है उनकी भी फैमिली उससे होती है, शायद वो राब्ता करना चाहें। एक नेचुरल एक कनेक्शन होता है अपनी फैमिली के साथ राब्ता करना, दोस्तों के साथ जो भी है। तो कह रहे यार मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी माँ से बात करना चाह रहा हूँ। अब उसके अंदर जो है अब एक्सरसाइज एप्रोप्रिएट कॉशन एंड कंट्रोल किस तरीके से होगा?
ये ऑब्वियसली आपकी फ़ोन टैपिंग के साथ होगा, लाइन में आप उनकी बातें सुने, ठीक है, क्या हो रहा है, आप दें, ठीक है, आप अपनी वालिदा से फ़ोन बात कर सकते हैं, मैं आपको फ़ोन दूँगा, वहाँ आप उससे कॉल कर सकते हैं। वो फ़ोन माँग रहा होगा, अब उस फ़ोन के अंदर आपने रिकॉर्डिंग का कुछ डाला होगा जो हिडन है, उसको नहीं पता है, कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो उसके अंदर आपको भी चीज़ें इंटेलिजेंस चीज़ें पता चलती हैं। तो एक्सट्रीम कॉशन एंड कंट्रोल के साथ आपको इसको मेंटेन करना है, क्योंकि आप बंद कन्वर्सेशन में क्या होगा, आपको पता नहीं क्या कहा जा रहा है। अगर कुछ चीज़ें कहा जा रही है जो सिचुएशन को और संगीन बना सकती हैं और आपको पता भी नहीं है, तो फिर ये आप बिल्कुल एक ग्रे एरिया में आँखें बंद करके चल रहे हैं। तो कोई भी कम्युनिकेशन किसी के भी साथ भी अगर करना चाहें, उसको आपको मॉनिटर करना है और नेगोशिएबल हो सकता है। एंड ईदर कैन बी यूज्ड एज़ अ रिवॉर्ड फॉर सरेंडर। जैसे मैंने कहा ना, रिवॉर्ड आप चलें, आप सरेंडर कर लेंगे, आपको मीडिया के एक्सेस मैं फुल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको गिरफ्तार करूँगा। तो इस तरीके से आप ये भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये रिवॉर्ड हो सकता है सरेंडर के लिए, ये 2 चीज़ें ख़ास। अच्छा, नॉन नेगोशिएबल ये चीज़ है, जैसे एस्केप। अभी मोहम्मद साहब ने मेंशन किया था एस्केप के हवाले से। वेपन्स, वेपन्स तो नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि आपको पता है लाइफ की प्रिजर्वेशन प्रायोरिटी है। जहाँ ज़्यादा वेपन्स एंगेज होंगी, वहाँ पे ज़्यादा खतरा है। आप बंदूकें और इस किस्म की वेपन्स जो है नेगोशिएट नहीं कर सकते, ये तो इम्प्रॉपर। ड्रग्स इलिसिट, इलिसिट ड्रग्स, और ये मैं जो हूँ आइस चाह रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ नशा करने के लिए, क्योंकि कभी इस तरह से होते हैं लोग और वो नशे के वो एक एक्सट्रीम में आ जाते हैं, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप उनको उस स्टेट में डालेंगे तो हॉस्टेजेस ज़्यादा रिस्क आएँगे। और इसके साथ-साथ अल्कोहल का भी आता है ड्रिंक्स के हवाले से, ठीक है? तो आप इस सिचुएशन में इसलिए ड्रग्स और अल्कोहल जो है नेगोशिएबल नॉन नेगोशिएबल है। एस्केप भी नॉन नेगोशिएबल है, ये भी इस तरीके से है। एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस, देखिए एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस जो है थ्रेट लेवल, उनका जो प्लॉय है इस्तेमाल करना कि भाई हम हाँ, आप हमें कुछ बंदे दें, हम आपके बंदे देंगे। ये तो बिल्कुल ही इस तरह से जो है वो आप नेगोशिएट ही नहीं कर सकते इस तरीके से कि आप ये बंदे रिलीज़ करें तो हम आपके ये बंदे रिलीज़ करेंगे। ये थोड़ा-सा जो है फिर अगेन पॉलिटिकल उस तरफ आता है। आप इसके अंदर आ ही नहीं सकते नंबर 1, क्योंकि आप रियासती सतह पे जो है किसी का रिलीज़ करवाना, वो आपके मतलब यू डोंट हैव द राइट टू दैट। पॉलिटिकली वो डिसीजन मेक होगा ऊपर से। ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं कि भई ये करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस कुड बी अ प्लॉय एंड इट कुड बी ऑडियंस फॉर सुसाइड। तो ये भी हो सकता है कि वो ऑडियंस क्रिएट करना चाहें कि अपने सुसाइड के लिए। ये चीज़ को भी ज़रा आपको ख़्याल करना होगा कि आप ऑडियंस देना नहीं चाह रहे इस सिनेरियो में। और थ्रेट लेवल काफ़ी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है जब एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेज होते हैं। तो ये चीज़ जो है अगेन नेगोशिएट ना होने के बराबर है। यू नेवर वांट टू गेट इन अ सिनेरियो बिकॉज़ इट्स पॉलिटिकल ऑफ नेचर। पॉलिटिकल नेचर के अंदर आप एक्सचेंज हॉस्टेज का बड़ा मुश्किल सिनेरियो, और अगेन वो गवर्नमेंट के हाथ में अंदर है, वो आप एज़ पुलिस ऑफिसर्स इसको नहीं एंटरटेन कर सकते। अच्छा, हम असाइनमेंट में आ गए, तो आई डोंट नो अगर यहाँ पे असाइनमेंट में अगर आबिद साहब ज़रा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस असाइनमेंट को, जहाँ पे आपके गाइडलाइंस होंगे, पोर्टल का एक्सेस होगा, वहाँ पे असाइनमेंट के सेक्शन में होगा, और इसके अंदर आप असाइनमेंट फॉर्म होगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होगा और उसमें आपको सबमिट करना होगा। आबिद साहब आपके लिए वो खुलवा देंगे। और इस असाइनमेंट जो इस इशू के अंदर नेगोशिएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, स्टॉलिंग टेक्निक्स है, डेडलाइंस हैं, ये इसको टैकल करेगा। असाइनमेंट का कॉन्टैक्ट है, और आपको असाइनमेंट बेसिकली ये है कि 2017 और 2021 के जो टीएलपी का सिट इन था, जिसके साथ फैज़ाबाद धरना उसके बाद भी जो हुआ था, उसका वायलेंस दैट ब्रोक आउट फ्रॉम देयर, क्या-क्या चीज़ें हैं हुई उस वक़्त, आप ज़रा इसको रिकॉल करें। फ्रॉम आज की जो लर्निंग है, जो हमने आज पढ़ा है, आउटलाइन्स, नेगोशिएशन प्रायोरिटीज़ फॉर सच इंसिडेंट्स, क्या ये चीज़ें नेगोशिएट हो सकती थी जो किया था उन्होंने? ठीक है, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज़ किस लिहाज से उन्होंने कंटेन करने की कोशिश की? टाइम बढ़ाया, टाइम नहीं बढ़ाया? ये चीज़ें जो है क्रिटिकली मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ज़रा कमेंट करें। अपने लिहाज से जो अभी हमने आज सीखा है कि उस वक़्त जो ये सिचुएशन था, उन्होंने किस तरीके से हैंडल किया गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर्स ने। पर्टिकुलरली पुलिस के जो मैं फोकस चाह रहा हूँ कि पुलिस जिस तरीके से हैंडल किया है, एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, मैं इतना इस हद तक कह सकता हूँ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने भी जो रोल अदा किया है नेगोशिएशन में, उन्होंने इसी आज के जो लर्निंग्स के हिसाब से किया है, क्या आउटसाइड किया है,
आप ज़रा इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, ठीक है? तो आई रियली बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस असाइनमेंट दैट होपफुली यू विल बी एबल टू डू। अच्छा। ओके, इधर एक चीज़ मुझे वहाँ साहब ऐड हाँ, करनी थी। जी, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें पोर्टल पे अवेलेबल हैं, जो adil.com.pk हैं, उस पे अवेलेबल है। असाइनमेंट में करना क्या है, वो मौसा आपने आपको बता दिया किस तरह करना है। इट्स रियली इजी। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर की है, जो असाइनमेंट सबमिशन की है। वहाँ जाके आप पहले असाइनमेंट डाउनलोड कर लें। आप उसी असाइनमेंट को, अगर आपके पास MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन या गूगल वर्ड की एप्लीकेशन मौजूद है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई मुश्किल आ रही है उसके अंदर, तो नो प्रॉब्लम, आप लोग एक सादे पेपर के ऊपर भी अपना आंसर लिख के और पिक्चर जो है वो वहाँ पे आदिल के पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। इट्स प्रीटी इजी, बहुत आसान है इसको करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अपलोड और डाउनलोड जिस तरह करना है असाइनमेंट, वो वीडियो के अंदर बताया गया है ऑलरेडी। ओवर टू यू मुआ साहब। अच्छा, ये अगेन समझे कि देखें, असाइनमेंट जब हम ये कहते हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमने चीज़ें आज सारी डिस्कस की हैं कि हमारे जो डेडलाइंस हैं, डेडलाइंस को किस तरीके से मैनेज किया गया, डिमांड्स को किस तरीके से मैनेज किया गया। ये उस सिनारियो में जो TLP का जो सिनारियो था 2017 और 2021 में जो हुआ, उसको किस तरीके से मैनेज किया गया। ये डिमांड्स और डेडलाइंस जो हैं उसको सही तरीके से एज पर द लर्निंग्स ऑफ टुडेज लेक्चर, नेगोशिएटर की जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से मैनेज हुई, ठीक है? जो चल रहा था वहाँ पे कुछ बहुत ही एक मशहूर वाक़याज़ भी हुए हैं, जो है कुछ पैसों के सिलसिले में भी था, जो क्रिटिसाइज़ भी लोग किए। अब आप अगेन मैं ज़रा हिंट कर रहा हूँ, तो ज़रा ये चीज़ नोट करने का वो होता है कि व्हाट इज़ नेगोशिएबल? फूड, ड्रिंक, मनी, स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है? तो इसके मुताबिक हमने जो आज पढ़ा है, वो सही हुआ कि गलत हुआ? तो ये चीज़ें आपको ज़रा नोट करके वहाँ पे कमेंट करना है कि ये बात सही थी, गलत थी, इस हिसाब से जो हमारा लर्निंग का है। जहाँ पे एक्सेस टू मीडिया हो सकता है, कॉन्टैक्ट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, ईदर ऑफ दीज़ कैन बी यूज्ड एज़ रिवॉर्ड फॉर सरेंडर। तो अगर ये दिया भी है, ये सही दिया, गलत दिया है, ये चीज़ भी आप ज़रा देख लें, ठीक है? और यहाँ पे जो है एस्केप, थ्रेट, हॉस्टेजेस, वेपन्स, ड्रग्स, इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से बना, रियासत और जो है हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ दिया इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ये देखना है, आज जो हमने सारा डिमांड से लेके ये वो किया है, और इंशाल्लाह ये स्लाइड्स भी आपके पास मौजूद हैं, तो आप इसको देखते हुए आप ये TLP वाला सिनेरियो ज़रा निकालें और उसके ऊपर ज़रा क्रिटिकल थिंकिंग करके कमेंट्री दें कि ये हमने इस चीज़ को सही तरीके से हैंडल किया है, नहीं किया, कहाँ नहीं किया, उसको आइडेंटिफ़ाई करें और कैसे बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप उस वक़्त होते और ये चीज़ें आपको पता होती हैं और आप डिसीजन मेकिंग उसमें आते हैं और आप नेगोशिएटर होते, तो आप इसको किस तरीके से देखते? तो वो भी ज़रा उसके अंदर भी अपनी रोशनी डालें, और इस तरह से फिर मुझे अंदाज़ा होगा और हमें सब और आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपने इस लेसन से क्या लिया। ताकि आप एक सिनेरियो को देखते हुए जो हमारे सामने हो रहे हैं, ये आज हुआ, मतलब कल भी होगा और हो रहा है। इस मुल्क के अंदर जो सिट इन वाले सिनेरियोज़ हैं, आप खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये एक पॉपुलर टेक्नीक हो गया। यहाँ मैं अभी तो इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, तो इस्लामाबाद के अंदर जो है ये सिनेरियो अगेन पैदा हो रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ इस तरह से पॉलिटिकल धरना हो, उसको किस तरीके से मैनेज करें। यहाँ के भी इस्लामाबाद जो कैपिटल पुलिस है, वो भी तैयार बैठी है। तो मतलब उन्होंने वो बैरियर्स बनाए हुए हैं, सिचुएशन को अगेन फिज़िकली कंट्रोल करें, एक जगह तक महदूद रहे ताकि वो कंट्रोल हो, ट्रैफ़िक का ये और एक्स, वाई, ज़ेड सारी चीज़ें। आपको भी पता है, आप भी सिंध में होते हुए सिचुएशन के अंदर आप लोग भी ट्रैफ़िक को मैनेज कर रहे होते हैं इस किस्म के सिनेरियो में। देयर आर टैक्टिक्स दैट वी ऑलरेडी डू एंड देयर आर थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हियर दैट वी कैन डू। तो ये TLP वाला सिनेरियो जो बना था 2017 एंड 2021 में, इस दोनों को लेते हुए आप ज़रा इसको सिनेरियो देखें, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ? क्योंकि दोनों के अंदर थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट थी। 2017 वाले में थोड़ा-सा मुख्तलिफ था और 2021 में भी थोड़ी-सी चीज़ें चेंज थी। तो दोनों चीज़ें लेते हुए हम ज़रा देखते हैं कि आपका क्या इसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा। इंशाल्लाह होपफुली बहुत अच्छा डिस्कशन होगा फॉर नेक्स्ट क्लास एज़ वेल, जिसके अंदर आई एम होपिंग दैट साकिब सुल्तान साहब विल टेक ओवर एंड ही विल स्टार्ट एंड डिस्कस ऑब्वियसली द कोर्सेज़ ऑफ एक्शन ऑफ सीज। ये बात एक आखिरी पॉइंट पे मैं ज़रा एंड करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जो है थोड़ा-सा अपना कमेंट्री भी दें आज के लेसन्स के मुताबिक, कि जो मैनी टॉपिक्स कैन बी डिस्कस्ड विदाउट एक्चुअली मेकिंग कंसेशंस, ठीक है? इसके ऊपर ज़रा मैं एक ओपन सवाल पूछ सकता हूँ आपसे कि आपका क्या है? और ये ज़रा मैं डीप साइकोलॉजिकली उसमें जाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे बताएँ। टॉपिक्स कैन बी डिस्कस्ड विदाउट
actually making concessions. इस स्टेटमेंट को लेते हुए कि भाई हर टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेकिंग concessions. Be flexible and be creative. तो ज़रा मैं फ्लोर खोलता हूँ और मैं पूछता हूँ सबसे कि आप ज़रा इसके बारे में बताएं, ये क्या आपको लग रहा है कि टॉपिक बहुत सारी डिस्कस हो सकती है विदाउट यू कॉम्प्रोमाइजिंग, हो सकता है इस तरीके से कि नहीं? सो प्लीज़ मैं चाह रहा हूँ कि कोई यहाँ पे वॉलंटियर हो, स्टार्ट करे ताकि गुफ्तगू बड़ा अच्छी हो। हम 5-10 मिनट की ये थोड़ा सी एक ग्रुप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं मुकम्मल लेसन मुकम्मल होने से पहले। हाँ सर, उनसे डिस्कस हो सकता है, ज़ाहिर बात है उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है पहले। जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं, जैसे पानी की कर रहे हैं, फूड की कर रहे हैं, खाने वगैरह के कर रहे हैं और किसी चीज़ की भी कर रहे हैं, तो वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, जहाँ तक हमारी। मगर उनको ये है कि एंगेज रखना है बातों में अपने, उनको सेटिस्फाई करना है, तो किसी तरह से वो सेटिस्फाई हो, ताकि वो क्या नाम है, उनको कोई नुकसान ना पहुँचा सकें। और उनको ज़हन बनाना है कि ये इस तरह करनी है हमें। अच्छा, मैं अगेन थोड़ा-सा इसको वो करता हूँ, बड़ा अच्छा थोड़ा-सा ये एक्सरसाइज भी होगा। कुछ हज़रात यहाँ पे शादीशुदा भी हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली इसके अंदर आपको पता है कि घर में बहुत सारे टॉपिक्स भी डिस्कस होते हैं और मैं चाहता हूँ फीमेल्स भी इसके अंदर अपना भी उसके अंदर ज़रूर राय दें। पर्टिकुलरली बच्चों के साथ भी होता है, ठीक है? बच्चे भी बहुत डिमांड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। दोनों तरफ फीमेल्स भी अपने मर्दों से डिमांड करते हैं, मर्द भी अपनी फीमेल से चीज़ें डिमांड करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो आपको पता है टॉपिक्स कैन बी डिस्कस्ड विदाउट एक्चुअली मेकिंग कंसेशंस। अब इसके ऊपर ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा मुझे थोड़ा-सा अपने कोई एग्ज़ाम्पल और वो बताएँ कि अपने फैमिली एनवायरनमेंट में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बात होती हैं और आप कहते हैं चलें इसको देख लेते हैं, चलो इसको कर लेते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल के तौर में अगर आप मेरे साथ शेयर करें तो आपको समझ भी आएगा ये चीज़ क्या है। तो अगर कोई शेयर करना चाहे अपने उसमें फैमिली कॉन्टेक्स्ट में भी दोस्तों के कॉन्टेक्स्ट में भी बता सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ये चीज़ अगर सीख लें ना, तो आप बहुत एक अच्छे डिप्लोमैट और बहुत एक अच्छा नेगोशिएटर बन सकते हैं। तो अगर कोई एक स्टोरी भी शेयर करना चाहे प्लीज़, मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रा एंगेज हो। थैंक यू ज़हीर भाई फॉर स्टार्टिंग इट ऑफ। कोई और कुछ कहना चाहे? मोहम्मद साहब जी प्लीज़। Sir, I want to say that we learned a lot of crisis negotiation skills here, but I want to give my insights. We all participants belong to the NGO level of the Sindh Police, non-resident officers. So more than often we don't get this opportunity to negotiate in that level, and if we do, then there is a looming fear of repercussions because if things don't go like our plan and if things go our way. So I would like you to also incorporate this chapter in the curriculum. What's next? Like if things fail, so how do we cope with the pressure of the superior officers as well as the public? And we also know even our upper hierarchy of police is not much strong, to be honest. Like in 2017 TLP episode, there were a lot of non-state actors were involved. Many institutions which are not actually law enforcement agencies, they have a prominent role there. So either the level of participants of this course may be increased, or because it's not in our ambit, or like the second thing is that I want you to actually incorporate how to deal with the things if we negotiate on personally, on we actually take steps on our level, and if things go out of plan, so how to deal with this stress. That is a very good question, Junaid Saab. Extremely good question. And honestly, it's a very detailed and complex answer. देखिए आप एक चीज़ ज़रूर समझिए, ये जो ट्रेनिंग हम दे भी रहे हैं, नंबर वन हम ज़रा टेक्निकल साइड पे फोकस हैं। देर इज़ नो डाउट कि पॉलिटिकल जो कंसिडरेशंस हैं वो भी डिस्कशन के अंदर प्रैक्टिकली हमें जो है समझना चाहिए एंड उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जितना भी मैं आपको टेक्निकल नो हाउ बता दूँ और टेक्निकल तरीके से आप जो है बहुत आला शान अंदाज से जो है नेगोशिएट करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, फिर वो चीज़ जो है अगेन आप एक पुलिस हैं, आप एक इदारा हैं, जहाँ पे एक ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट है, you work for the state of Pakistan to fulfill those technical goals. Now the political goals may be different.
एंड देयरफॉर वो सिनारियो जो है थोड़ा सा ऊपर से, जैसे आपने कहा प्रेशर और ये और पॉलिटिशियंस, that's not your area to actually even interfere in, frankly. You are supposed to take it in a level कि मुझे जान बचानी है. अब I don't care what the hell anybody thinks. मैं TLP वालों की भी जान बचाऊंगा, अपने बंदों की जान बचाऊंगा, नंबर 1. उसके बाद फिर मैं इनके लोगों को, और कोई विक्टिम्स हैं तो उनको लूंगा, और फिर इनके होऊंगा. Because that is how the process is, and that's how you have to mentally put yourself. आप अपने आप को इमोशनल पॉलिटिकल सिनारियो में एंगेज मत रखें. आप कहें कि भाई ये हमारा सिस्टम था, मुझे जो है ज़िंदगी बचानी थी लोगों की, मैंने अपने ऑफिसर्स की, अपनी साथियों की और अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी रखा. उसके बाद मैंने हॉस्टेजेस और विक्टिम्स को रखा, और इसके तीसरे भी है. अब आप जो कुछ करना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये हैं SOPs. That's the manner in which I am dealing with the scenario. आई एग्री विद यू, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हुए हैं, अगेन ऊपर से प्रेशर है, दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड नॉन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी इंगेज हुए हैं. वो चीज़ तो ऑब्वियसली आपसे बाहर है, एंड दैट्स नॉट एनीथिंग यू कैन डील विद. बट यू कैन डेफिनेटली फील प्राउड कि मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की है टेक्निकल साइड से 110% परफॉर्मेंस किया. क्या होता है आखिर में, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल. 1950s में 60s में आपको पता होगा बलूचिस्तान में एक व्हाट इज़ अ वेरी पॉपुलर अपराइजिंग, और यहाँ इधर खुजदार के पास जो है इन लोगों ने जो है बेंगल और ये सारे जो है ये पहाड़ों में चले गए थे और लड़ रहे थे रियासत के खिलाफ. अब वी वोंट गेट इनटू द वजूहात एंड ऑल दैट. मैं अगेन नेगोशिएशन सिनारियो को बता रहा हूँ. नेगोशिएशन सिनारियो के अंदर जो वहाँ के कर्नल थे, उन्होंने जो है नेगोशिएट करके उनको सरेंडर की तरफ लेके आए. उन्होंने जो है कुरान और सुन्नत और ये सारी चीज़ें, और उन्होंने कहा कि भाई हम भाई भाई हैं, क्यों लड़ रहे हैं, हम जो भी आपके मसले हैं हम उसको एक तरीके से हल की तरफ. उन्होंने टेक्निकल तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इस हद तक कि उन्होंने ट्रस्ट विन किया और वो नीचे उतरे पहाड़ों से. उसके बाद क्या हुआ वो भी तारीख में लिखा हुआ है कि रियासती सतह पे पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे अयूब खान ने उनको जो है एक तरीके से जो है कहीं ऊपर से ऑर्डर आया कि इनको जो है अरेस्ट कर लो, इनको जो है फांसी की सजा दे दो. अब जो है अगेन दैट इज नॉट योर ड्यूटी. ठीक है, ऑब्वियसली आपको एक दुख होता है, लेकिन आपने जो अपना रोल अदा किया है कि आपने कोशिश की जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो वहां पे ऊपर लड़ते वैसे भी वो मर जाते, नौजवान जो नीचे हैं वो भी लड़के मर जाते, और फजूल में जो है हम वहीं पे खड़े होते. रियासती सतह पे डोंट टेक द ब्लेम योरसेल्फ. आपका ये नहीं था, आपका देखे इस उस सिचुएशन में आपने जितना कुछ किया, आपने अपने टेक्निकल टैलेंट से सही अंदाज से नेगोशिएट करके बिल्कुल मामलों को हल भी कर लिया. उसके बाद क्या हुआ दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. और जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है, एक बहुत मशहूर एक प्रेयर है जो साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं. और ज़रा मैं उसका शेयर कर लेता हूँ अभी, इनफैक्ट ग्रुप पे भी शेयर करूँगा ताकि आप वो पढ़ें. अब ये चीज़ आप अपना लें ना, तो ये आपके लिए बहुत अहम होगा. गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज. ठीक है, सेरेनिटी का मतलब है सकीना. खुदा मेरे ऊपर सकीना फैलाए, जो चीज़ मैं अपने खुद नहीं बदल सकता, मेरे हाथ में है ही नहीं है इख्तियार. करेज, मेरे लिए हिम्मत है कि जो चीज़ें मैं बदल सकता हूँ, टू चेंज द थिंग्स आई कैन. तो सकीनत है जिन चीज़ों पे मेरे इख्तियार के बाहर है, मेरे आई कैन नॉट चेंज, और दो चीज़ें जो मैं बदल सकता हूँ उसके लिए मुझे जो है करेज दे, बहादुरी दे, और हिकमत दे इन दोनों के दरमियान फ़र्क करना. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. तो ये चीज़ मोहम्मद साहब मैं बस इतना शेयर कर सकता हूँ कि जो बहादुरी आपको दे सबको, जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं बदल करने के लिए, जो चीज़ें आपके हाथ में ही नहीं है, इख्तियार में नहीं है, उस चीज़ को आपको सकीना पिलाए कि आपको सुकून दे, दिल सुकून हो कि यार ये मेरे हाथ से बाहर है, ये मैं इससे कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो चीज़ें मेरे हाथ में थी मैंने उसके किए, और हिकमत दे इन दोनों के दरमियान में फ़र्क का कि भाई क्या चीज़ें मैं बदल सकता हूँ और क्या चीज़ें मैं नहीं बदल सकता. तो इतना ही मैं शेयर करूँगा.
एंड आई थिंक यही अच्छा होगा कि इससे और बड़ी चीज़ क्या है, मैं ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ ताकि ये बहुत 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 अहम एक दुआ है, और बहुत साइकोलॉजिस्ट इसको इस्तेमाल भी करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ। और मैं अगेन ये सिनारियो में जो आपने पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने जो कमांडर के हवाले से कहा है, इसके ऊपर तो हमने थोड़ा बहुत काम किया है और हम करेंगे मजीद, क्योंकि हमारे पास एक सेपरेट कोर्स है क्राइसिस नेगोशिएशन का कमांडर्स के लिए। उनको भी हम एक कोर्स दे रहे हैं, तो वो भी उनको समझा रहे हैं इसकी अहमियत और टैक्टिकल टीम का क्या है और उनका क्या इख्तियार है जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके साथ काम करना, एंड टू गिव यू द रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी टू बी हैंडलिंग द सिचुएशन। और ये ट्रेनिंग बस आपके लिए नहीं है, ये हमारा जो है आखिरी बैच ईयर 1 का है कि ईयर 2 में हमारी नीयत है कि इसको और मजीद ट्रेन करें, एंड ईयर 3 में, और इसके ऊपर भी हम खास कोर्सेज और बिल्ड कर रहे हैं जो इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि आप भी बेनिफिशरीज हों और दूसरे। और हमारा ये नहीं है कि ये कोर्स डिज़ाइन करके हमें अपने पास रखना है, हमने तो ऑलरेडी ये KPK, AJK पुलिस, इस्लामाबाद जो सेंट्रल आपका है नेशनल पुलिस एकेडमी, सिंध पुलिस, ये हमने ये बनाया है ताकि उनको दें और वो ट्रेनर्स लेके आए, इस चीज़ को लेके आए। हम ये लेके घर लेके बैठ के क्या करेंगे इसका। हमारा मौक़िफ़ और मतलब ये था कि हम क्रिमिनल जस्टिस इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस कराएं और पुश करें कि ये ट्रेनिंग करें। हम हाजिर हैं, अगर हेल्प चाहिए तो हम जो है लोगों को लेंगे, लेकिन हम खुद आपकी असिस्टेंस लेते हैं, आपके सीनियर्स को लेते हैं जो ये चीज़ को समझते हैं, तो ये खुद एंगेज हों, खुद ट्रेनर्स बनते हैं। अभी आपके साकिब सुल्तान साहब इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट लेंगे सीज क्राइसिस से, तो यू रियलाइज दे आर आल्सो एंगेज्ड एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। और पर्टिकुलरली जब आप सीनियर ऑफिसर्स के साथ भी ज़रा एंगेजमेंट होगा ना, तो आप भी ज़रा उनसे जो है मशवरा, रेफरेंस और ये चीज़ें ले सकते हैं, ताकि आपका भी सिनारियो अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इस तरीके की तरफ से आए, तो आप उनकी भी हेल्प और मदद ले सकते हैं। ये एक एफर्ट है, और इंशाल्लाह हम एक कहते हैं ना रॉक्स बिल्ड माउंटेन्स, तो हम एक-एक छोटा-छोटा पत्थर करके कुछ एक पहाड़ बना सकते हैं। तो इसमें हमारी एफर्ट है, और मैं एनकरेज करूँगा मोहम्मद साहब, आप और दीगर जो अफराद यहाँ पे मौजूद हैं, आमना मकबूल साहिबा, अली रोशन, अरशद इलाही, अब्दुल बासित, अफसाना साहिबा, मुबीना साहिबा, दुआ साहिबा, ज़ीशान, जुल्फ़िकार अली, फ़हीम, फ़हमीदा, मंजूर नूरी, मियाँदाद चोपन, मोहम्मद आबिद आबी, नौशीन रहमान, सना, शाज़िया बानो, शेर काज़ी, लियाकत काशकेली, ज़मीर साहब, ज़हीर साहब, मोहम्मद साहब आबी, आप सब एक-एक जो है हमारी जो एफ़र्ट है इस चीज़ में, आप यकीन करें कोई फ़र्क आता है। अगर सब इस सोच में आ जाए कि यार हम क्या करें, ऊपर से ये है, नथिंग इज़ गोइंग टू एवर चेंज। रिमेंबर, मे गॉड गिव यू द सेरेनिटी, सकीना, सुकून दे, जो चीज़ आपसे बदल नहीं हो सकता, आपके इख्तियार के बाहर है, लेकिन बहादुरी दे, करेज दे, आपको बुज़दिल ना करे, जो चीज़ों जो आपके हाथ में, इख्तियार में आप हैं और वो आप बदल सकते हैं। और हिकमत दे, दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क देना। तो इसके लिए आई थिंक ये अच्छा एक एंड पॉइंट होगा। अगर कोई और के कोई कमेंट्स नहीं है, देन वी कैन पॉसिबली अगर कोई बात करना चाहे प्लीज़ आप बात करना। कोई आई थिंक यू वांट टू से एक चीज़ मैं यहाँ पे आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा मुआसब। आपने एक तो ये स्लाइड चलाई ना जो आपने अभी स्क्रीन शेयर की थी, इट वाज फैंटास्टिक एक्चुअली। आई हैव बीन फॉलोइंग द सेम रूल ऑल माय लाइफ and it has been a very great, not only saying, it's actually a complete life cycle for you, for us, every one of us, because हम लोग पुलिस वाले हों या ना हो, हम लोग जुडिशरी से जुड़े हो या ना, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के ऊपर हमारी ज़िंदगी में अक्सर औकात ऐसी चीज़ें आती हैं जो कुछ हमारे बस में होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे बस में नहीं होती, फाइनेंशियली, मॉरली, एवरी कोई सा भी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का, उसमें ये ऐसी ही चीज़ होती हैं। लेकिन जहाँ आप बात अभी एंड कर रहे थे ना कि क्या हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, सो मुझे एक वाक़या याद आया। हमारी लास्ट ट्रेनिंग हुई थी बलूचिस्तान पुलिस के साथ। सो कोयटा के शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि एक उनका छोटा-सा कोई इलाका था वहाँ पे, और वो ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने बताया था। 4-5 ट्रेनिंग के बाद उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने कोट किया कि हमारे एसएचओ साहब थे, और कोई वहाँ पे दुकानदारों में आपस में लड़ाई वगैरह हो गई थी और वो स्ट्राइक पे निकल आए थे। तो उन्होंने जो है वहाँ पे एसएचओ साहब, ही वाज़ इन बैड मूड। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन हियर, बट जो उन्होंने जिस तरह कोट एंड कोट जिस तरह उन्होंने हमें बताया, मैं उसी तरह यहाँ पे उसको शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने एसएचओ साहब, ही वाज़ रियली एग्रेसिव,
कि यार ये क्या पूरा इन्होंने रोड बंद कर रखा है, इट्स नॉट गुड, और जहाँ के ही वाज अबाउट टू डू द लाठी चार्ज थिंग ना। तो गुलाम शाह साहब ने, गुलाम मोहम्मद शाह साहब ने, उन्होंने उस वक्त कहने लगे कि मुझे डीआईजी साहब, उस वक्त साकिब निसार साहब ले रहे थे, तो उन्होंने डीआईजी साहब का वो दिया रेफरेंस दिया कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई हैं, अगर आप कहें तो मैं हैंडल करता हूँ इस सिचुएशन को। वॉज एन ASI गुलाम साहब ना। तो वो नॉट ओनली कि उन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया, एंड एक उनको रिकमेंडेशन लेटर उन्होंने जो है SHO साहब ने उनके लिए लिख के भेजा कि ही इज़ अ वेरी गुड एट दैट, कि जो उन्होंने ट्रेनिंग ली, जितनी भी ट्रेनिंग ली है यहाँ पे क्राइसिस नेगोशिएशन पे, उन्होंने जो काम हमें लग रहा था कि एक बगैर मारपीट के ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ उन्होंने पौना घंटे के अंदर वो पूरा का पूरा सिचुएशन जो डिफ्यूज़ भी कर दी, और उसको उन्होंने मतलब एक कहते हैं ना कि उसको एक किस्म के वो एक वहाँ पे एक ऐसे किरदार बन गए, एक रोल मॉडल बन गए वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, जो इस ट्रेनिंग के हवाले से भी नहीं, जो बंदा सीख के और किस तरीके से आगे उसको कन्वे कर सकता है, उसको कैसे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि सबसे मुश्किल चीज़ यही होती है कि आप एक चीज़ थ्योरेटिकल पढ़ लें और जाके उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। सो मुझे लगा मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज के हम सब जो हैं वो ऑफ कोर्स जो है किसी न किसी उस ज़िंदगी के मोड़ पे जाके ये अप्लाई ज़रूर करना चाहेंगे। बहुत ज़बरदस्त, ये थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल शेयर किया। ये हमारी अपनी ट्रेनिंग के बेनिफिट है, इम्पैक्ट है। अब आप सोचिए कि हमने अगर इस ट्रेनिंग के जो 4 इटरेशन, इसके अंदर 20 से 30 ऑफिसर्स हर ट्रेनिंग में हमने मौजूद रखे, 80 से जो है 120, हमने समझ लें 100 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की है पिछले 2-3 महीनों में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक ही हम ये निकले 100 ऑफिसर्स में एक ऑफिसर इस तरह से हुआ जिसका इम्पैक्ट ये हुआ एक सिनारियो में, ये जो है आप समझ सकते हैं कि इसका बेनिफिट है इसकी मेहनत का। इंशाल्लाह हमारा ये ऑल्सो ये था कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर भी जो एक अच्छी चीज़ें भी है, नेगेटिव चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी ये वो, लेकिन ये आसानी से लोग जो है तक हम पहुँचा भी सकते हैं कि आप कंफर्ट हैं अपने होम में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी हैं, जस्ट ज्वाइन करके एक सीख भी सकते हैं। तो दैट्स द अदर बेनिफिट ऑफ दैट टू, एंड वी आर हैप्पी कि बलूचिस्तान, सिंध, AJK पुलिस, हम जो है यहीं बैठे बैठे 2-3 महीने को इतना लॉजिस्टिकल कंसर्न भी नहीं था, ये सब चीज़ें हम बता भी सकते हैं, डिस्कशन भी हुआ इसमें। तो थैंक यू सो मच आबिद साहब फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी एंड एक्चुअली गिविंग एविडेंस, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कि ये ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जुनैद साहब, डू नॉट वरी अबाउट इट, आप बस अपनी हिम्मत मत हारें और आप करें जो सही काम है, एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देगा। एंड ऑल्सो your commanders, especially the sensible ones, they were highly respected and acknowledge you for it. So thank you so much. Then inshallah Monday से हमारी स्टार्ट क्लास हो जाएगी 4 बजे, एंड सीजेस से स्टार्ट करेंगे। हमारे जो हैं साकिब सुल्तान साहब, थोड़ा बहुत उनके बारे में बता दूं। DIG साकिब सुल्तान साहब जो हैं नेशनल पुलिस ब्यूरो में थे, ही इज़ ऑल्सो बीन स्टेशन्ड इन पंजाब एंड सिंध बिफोर। उनके पास ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पुलिस में। अभी अभी रिसेंटली FIA में जो है वो हेड ऑफ करप्शन विंग के बने। तो इंशाल्लाह इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर, खुद उन्होंने नेशनल पुलिस हैंडबुक जो है पिछले साल जो है पब्लिश की है, और वो जो है नेशनल पुलिस एकेडमी में पढ़ाया भी जाता है। तो बड़े अच्छे ट्रेनर भी हैं, और उनका जो ठहराव है गुफ्तगू में मेरी तरह ही है। मैं बहुत पसंद करता हूँ, जो लोग जानते हैं साकिब सुल्तान साहब को, तो यू विल नो दैट हाउ गुड ही इज़, पर्टिकुलरली इन उनके जो तरीक़ेकार हैं ट्रेनिंग एग्जिबिट करने में, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह he will join you from 4 starting Monday inshallah, and then he will finish the program hopefully by next week end, Friday Saturday, and I think वो चाहना है कि हर दिन ट्रेनिंग हो। तो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday पे आई थिंक आखिरी सेशन होगा, जिसके अंदर हम गेस्ट स्पीकर भी एक लेके आएंगे इंशाल्लाह आपके लिए, और वो भी उनसे ज़्यादा सीनियर होगा, जिसके अंदर वो भी आपके साथ शेयर करें, उनके साथ भी आप कनेक्ट रहें, एंड होपफुली इंशाल्लाह जो है दैट विल बी बेनिफिशियल एंड गिव यू द इंकरेजमेंट जुनैद साहब, मोहम्मद साहब, कि आप जो हैं ये हिम्मत मत हारें। अच्छे लोग हैं, पुलिस ऑफिसर में सीनियर लोग हैं, and they recognize the importance of this thing, and they recognize the importance of anyone who performs within this properly. So thank you so much. अगर कोई और comments नहीं है तो इंशाल्लाह I'll leave you to do your assignments, and फिर assignments इंशाल्लाह उसके बाद जो है we'll have a discussion with that. I think कुछ previous assignments भी अभी हम इंतज़ार में, कुछ लोग ने जो है जमा नहीं किया इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया, वो भी अगर हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ
शायद मंडे को जो है वो साकिब साहब इसको पहले देखेंगे, बिकॉज वो देखना भी चाह रहे थे, मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि अभी तक वो चीज़ें सीखी हैं तो नहीं। सो प्लीज़ ये TLP वाला जो असाइनमेंट है और जो प्रीवियस वाला अगर आपने अभी तक नहीं किया वो मुकम्मल कर लें कल तक, ताकि जो है मंडे की क्लास में जो है साकिब साहब आपके साथ वो डिस्कशन में शुरू ही उसी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, thank you so much, and again good weekend to everybody, and hopefully I'll hand it over to Abid Saab. Thank you so much, Moaz Saab. It has been a wonderful session again, and all of you. मतलब मैं तो नाम माशाल्लाह किसके लूँ, एवरीवन, फ़हीम साहब स्पेसिफिकली वो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, तो फ़हीम साहब सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अपना वीकेंड अच्छे तरीके से गुजारें, आई होप। और फिर मंडे को इंशाल्लाह ताला साकिब साहब के साथ जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, स्टिल हमारे मुआज़ साहब ने उनका तारुफ करा ही दिया है, उनसे फिर हम मंडे को इंशाल्लाह ताला इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस दौरान भी आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, इस सेशन के हवाले से या फीडबैक हो, आप लोग बिल्कुल व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग फीडबैक और सवाल अपने वहाँ पे दे सकते हैं, जिसके हम जवाब जो हैं वो मंडे से या उसके बाद के सेशन में ले लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।